देखो हम लोगों को रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए क्या चाहिए भाई? एक डिजायर्ड जीन प्लस एक होस्ट ऑर्गेनिज्म, होस्ट डीएनए है ना, एंड होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक, होस्ट डीएनए और होस्ट ऑर्गेनिज्म। जो डिजायर्ड जीन है उसको कहाँ से हम सेपरेट करेंगे? सेपरेट करेंगे फ्रॉम सेल, है ना। और ये जो होस्ट डीएनए इसको भी सेपरेट करेंगे फ्रॉम सेल। तो सेपरेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? सेल लिसिस करना पड़ेगा। ये हम देख चुके हैं पहले। सेल लिसिस करना पड़ेगा। सेल लिसिस करेंगे, उसके बाद क्या होगा? जितने भी सेल ऑर्गेनेले होगा उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। आ जाओ, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन करने से हमको क्या मिलेगा? अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर वेट हम क्या करेंगे बेटा? हम क्या करेंगे? सेपरेट डीएनए मॉलिक्यूल। समझ आ रहा है कि नहीं? डीएनए मॉलिक्यूल को सेपरेट कर लिए। ये जो डीएनए है, इधर ध्यान देंगे, ये जो डीएनए है इसमें जीन को फिर हमको अलग करना है ना। देखो एकदम सिंपल सा है स्टेप इसका। डिजायर्ड डीएनए हमको चाहिए, तो सबसे पहले हम सेल को ब्रेक करेंगे। जिस सेल का भी हमको चाहिए, फॉर एग्जांपल बीटा सेल के जीन हमको चाहिए, इंसुलिन जीन चाहिए, तो इंसुलिन का जीन बीटा सेल के ही जो न्यूक्लियस है उसी में से ही डीएनए को हमको निकालना है। तो हम सबसे पहले बीटा सेल को क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। सेल लिसिस करने के बाद सारे सेल ऑर्गेनेल अलग हो जाएंगे। फिर मैंने बताया था पिछले क्लास में, सेल ऑर्गेनेल अलग होगा तो उसको सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। तो फिर अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट सारे मटेरियल जो भी हैं, मतलब जितने सेल ऑर्गेनेल है वो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट ऐसे अरेंज हो जाएंगे, है ना, आफ्टर सेंट्रीफिकेशन। देन उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल ये हिस्सा डीएनए का है तो इसको यहाँ से हम लोग डीएनए को सेपरेट कर लेंगे। ये सेपरेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये टोटल डीएनए को सेपरेट कर रहे हैं। सेपरेट करने के बाद हमको क्या चाहिए? डिजायर्ड जीन। यहां से हमको क्या चाहिए? डिजायर्ड जीन। अब डिजायर्ड जीन जो है उसको एक लॉन्ग डीएनए से हमको सेपरेट करना है। डिजायर्ड जीन को, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा डिजायर्ड जीन ये है ना, दैट इज जीन ऑफ इंसुलिन। इसके प्रोसेस से ही आता है बेटा ये, है ना। पूरा प्रोसेस ऐसे स्टेटमेंट वाइज, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा स्टेटमेंट वाइज बनते हैं क्वेश्चन, क्योंकि पूरा एक कहानी जैसे होता है। ये हो गया, इवोल्यूशन हो गया, इसमें पूरा ना स्टेटमेंट वाइज काफी अच्छा बनता है। समझ आ रहा है? तो इस चैप्टर को और इवोल्यूशन को हमको ना कहानी जैसे ही समझना है, रटना नहीं है। तो कहानी जैसा स्टेटमेंट आता है इसमें, ठीक। तो ये समझ आ रहा है क्या क्या बोला मैंने? अब ये जो सेपरेटेड डीएनए है, ये इट इज सेपरेटेड डीएनए में से हमको जीन ऑफ इंसुलिन को अब निकालना है। तो अब हमने क्या किया था बोलो? अब ये जो डीएनए है, ये जो एक नॉर्मल डीएनए है जिसमें जीन ऑफ इंसुलिन है, दैट इज डिजायर्ड जीन। इसी को हम क्या बोलते हैं? डिजायर्ड जीन, है ना। डिजायर्ड जीन को हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे? फिर हमको उसको अलग भी करना है। कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया था कि जैसे फॉर एग्जांपल कि ये एक डीएनए का सेगमेंट है ना, ये डीएनए का सेगमेंट है, इतना लंबा ऐसा डीएनए का सेगमेंट है। तो अब इस डीएनए सेगमेंट में से फॉर एग्जांपल ये वाला जो है ये जीन ऑफ इंसुलिन है। अब मुझे इसको अलग करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको यहां से काट के अलग करना है, तो क्या करना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर सीजर, दैट इज रेस्ट्रिक्शन टू न्यूक्लियस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। रेस्ट्रिक्शन टू न्यूक्लियस क्या करेगा? इस पर्टिकुलर जीन को काटेगा, लेकिन भैया और भी तो टुकड़े होंगे, बहुत सारे टुकड़े होंगे। अब ऐसे बहुत सारे ऐसे टुकड़े हो जाएंगे। समझ आ रहा है? ये बहुत सारे क्या है? दैट इज द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। अब इतने सारे जो फ्रेगमेंट्स है,
इसमें से हमको एक डीएनए सेगमेंट को निकालना है जो हमारे काम का है। समझ आ रहा है? तो हमने पहले से पता करके रखा है कि जो भी हमारा जो डिजायर्ड जीन है, दैट इज जीन ऑफ इंसुलिन, ये कितना लंबा होता है, कितना न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस का है, या उसका साइज क्या है। समझ आ रहा है बात? तो लेकिन अब इतना जो मिक्स है, इस मिक्सचर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, इट इज अ मिक्सचर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। अब इस मिक्सचर में से हमको डिजायर्ड जीन को अलग करना है, तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। समझ आ गया बात? तो डीएनए सेगमेंट काटेगा तो रेस्ट्रिक्शन टू न्यूक्लियस तो बहुत जगह काटेगा, बहुत जगह काटेगा तो डीएनए के बहुत सारे सेगमेंट्स बनेंगे, बहुत सारे सेगमेंट बनेंगे, तो अब इन सेगमेंट्स को हमको अरेंज करना है। अरेंज करेंगे तो वहां से हमको एक स्पेसिफिक सेगमेंट हमको समझ आ जाएगा, फिर वहां से हम उस डिजायर्ड डीएनए को ऐसा निकाल सकते हैं। लेकिन अभी तो मिक्सचर में से नहीं निकाल सकते ना, तो हमको इसको पहले अरेंज करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट इसमें क्या देखेंगे, समझ आ रहा है बात, है ना? तो अब हम उसको कैसे आइसोलेट करेंगे, बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्लियर है बात इतना? चलो इसको मैं हटा रहा हूं, है ना, ये समझाने के लिए था पिछले क्लास में से। हटा दूं ना इसको? चलिए, तो अब ये जो डिजायर्ड जो जीन है ना, डिजायर्ड जो जीन है, इसमें क्या किसका एक्शन होगा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो हमारे पास क्या मिलेगा? मैनी डीएनए फ्रेगमेंट्स, मैनी डीएनए फ्रेगमेंट्स। ठीक है, चलो, तो मान के चलो हमारे पास बहुत सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं। अब हम उस डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्या करेंगे बेटा, एक पेपर शीट में उसको रखेंगे, जिसमें क्या है बेटा? एगरोस जेल, एगरोस जेल। एगरोस जेल जो होता है वो कहां से ऑब्टेन होता है? बोलो, ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीवीड। पढ़े हो आप लोग प्लांट किंगडम में? हाँ, तो चलो बताओ कौन सा एल्गी से आता है? हाँ? कैल्प्स, रेड एल्गी से आता है। नहीं पढ़े हो? आता है ना एग्जाम में ये। हाँ, चलो, तो ये एगरोस जेल है, तो इसमें पूरा क्या है? एगरोस जेल। तो ये जो पेपर है जिसमें एगरोस जेल है, इसको क्या करते हैं बेटा? ऐसा एनोड से ज्वाइन कर देते हैं। इट इज एनोड। एनोड पॉजिटिव होगा या नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा? केमिस्ट्री में दो अलग अलग जगह एनोड का अलग अलग डिस्क्रिप्शन है। किसी में एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, किसी जगह नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो रहेगा ये पॉजिटिव होगा। समझ आ रहा है बात? ये पॉजिटिव होगा। अब नहीं भी याद होगा ना तो भी ध्यान रखना है, डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड, है ना। डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि जब भी डीएनए को काटोगे तो फॉस्फेट हमेशा फ्री होगा एक साइड पे। कौन? अच्छा, जिससे पूछूंगा वही बताएंगे किस साइड पे फॉस्फेट फ्री होता है, 5' एंड पे या 3' एंड पे? क्यों, कैसे पता? तुक्का बताओ। 3' एंड पे? बोलो कि 3'? कैसे कैसे पता 5' पे? 3' में नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन कहाँ पाया जाता है डीएनए में? किस में रहता है नाइट्रोजन? फॉस्फेट में, न्यूक्लियोटाइड बेस में, कि शुगर में? किस में रहता है? हाँ, न्यूक्लियोटाइड बेस। वो तो रहता ही है ना, वो तो हर जगह रहेगा। किसमें मिलता है? 5' एंड पे फॉस्फेट फ्री रहता है। समझ आ रहा है ना? चलो, तो फॉस्फेट जो रहता है नेगेटिवली चार्ज्ड है, इसीलिए डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड, है ना। ध्यान रखना, डीएनए का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है डीएनए। ठीक है, चलो, तो अब जैसे बेटा यहाँ पर मान के चलो कि एकदम रैंडमली ऐसा कुछ भी ऐसा अरेंज है, जैसे रैंडमली यहाँ पर डीएनए सेगमेंट जो रहता है, मैं थोड़ा सा इसको ऐसा ऐसा कर देता हूँ, है ना, ऐसा।
ऐसा डीएनए का कुछ सेगमेंट रखा हुआ है ना, ऐसा डीएनए का इसमें सेगमेंट रखा हुआ है। तो ये जो डीएनए का जो सेगमेंट है, अब जैसे हम इस पे चार्ज अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रोड पे, तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, जो सबसे स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट का होगा, स्मॉल फ्रेगमेंट होगा, वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा। तो इसमें से अगर आप देखोगे तो ये सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा वाला जो रहता है वो एनोड की तरफ मूव करेगा। समझ आ रहा है, एनोड की तरफ मूव करेगा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर और बड़ा, ऐसा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है भाई, जेल है, जेल है, एक लिक्विड मीडियम जैसा काम कर रहा है जिसमें वो फ्लोट कर सकता है। तो जैसे हम एनोड पे चार्ज अप्लाई करेंगे तो करंट के कारण सीविंग इफेक्ट होता है, एक सीविंग इफेक्ट समझते हो ना, ठीक है। तो एक सीविंग इफेक्ट होता है जिसके कारण जो सबसे लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है वो किधर की तरफ जाएगा, अच्छा इसमें नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज है ये। तो सीविंग इफेक्ट के कारण क्या होगा बेटा, ये स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट जो रहता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। तो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट ऐसा डीएनए अरेंज हो जाएगा। समझ आ रहा बात है ना। अब ये जो डीएनए सेगमेंट जो अरेंज हुआ है, फॉर एग्जांपल मान के चलो कि भाई हमारा जो काम का है वो ये वाला है, तो हम इसको क्या करेंगे, अब इसको यहां से सेपरेट कर देंगे, ठीक है। लेकिन पहले हमको दिखे तो सही कि कौन सा डीएनए कहां पर है ना। तो उसको देखने के लिए हमको पहले स्टेनिंग करना पड़ता है। तो हमको देखने के लिए क्या करना पड़ता है, स्टेनिंग। स्टेनिंग जो होती है वो किससे होती है बेटा, इथिडियम ब्रोमाइड से। इथिडियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल करते हैं, एक केमिकल है। इथिडियम ब्रोमाइड डालने के बाद फिर हम इस पे यूवी लाइट डालते हैं, है ना, यूवी लाइट डालते हैं, यूवी लाइट। ठीक है, ये आप लोग पढ़ चुके होंगे मॉलिक्यूलर बेसिस में, मॉलिक्यूलर बेसिस में भी है ना ये, अरे है ना, नहीं है, VNTR पढ़ते हो आप लोग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ते हो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में तो है ना ये, नहीं है क्या, नहीं पढ़े हो, नहीं नहीं पढ़े हो, नहीं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए को सेपरेट कैसे करोगे बिना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के, बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए को आप सेपरेट कैसे करोगे, अच्छा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए जो आप लोग एक नाइट्रोसेल्यूलोज का पेपर लेते हैं ना, नाइट्रोसेल्यूलोज के पेपर में डीएनए को अरेंज किया जाता है, समझ आ रहा बात, उसके बाद ही तो उस पर एक्सरे डाला जाता है और नीचे सेंसर लगा रहता है। तो एक्सरे जब डालते हैं डीएनए सेगमेंट पे और सेंसर उस क्या बोलते हैं एक्सरे को मॉनिटर पे, स्क्रीन पे, कंप्यूटर के उस पर डिस्प्ले करता है। तो बेटा जो नाइट्रोसेल्यूलोज का जो पेपर है उस पर ट्रांसफर तो इसी जो क्या बोलते हैं एग्रोस जेल वाला जो पेपर है ना, पहले इस पे अरेंज करते हैं, उसके बाद नाइट्रोसेल्यूलोज के पेपर पे ट्रांसफर करते हैं हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के थ्रू। फिर हाइब्रिडेशन टेक्निक होता है, ऐसा अरेंज करते हैं, हाइब्रिडेशन करते हैं, देन नाइट्रोसेल्यूलोज पे उसको अरेंज करके फिर एक्सरे डालते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आता है। कहीं छोटा सा होगा, ज्यादा नहीं बताए होंगे, बट हाँ, बट नाम हम ऐसी बस बता दिए होंगे, उसका एक स्टेप है, समझ आ रहा है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। बिना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के आप डीएनए को अरेंज नहीं कर सकते, बिना अरेंज करे आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर सकते, मतलब ब्रेक भी तो करना पड़ता है इसको, इसको ब्रेक करेंगे। समझ आ रहा है, पढ़े हो गए आप लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, नहीं पढ़े हो क्या, हाँ चलो। तो उसका एक इंपॉर्टेंट स्टेप है ये हमारा, लेकिन यहाँ पर रुक जाता है, फिर उसको ज्यादा उसको हाइब्रिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। चलो तो यहाँ पर देखेंगे, अब इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टेन करना पड़ेगा। स्टेन करने के बाद फिर यूवी लाइट डालना पड़ेगा जिससे कि ये चमकना चालू कर देता है ना, डीएनए चमकना चालू कर देता है। अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा, अब ये जो डीएनए है इसको हम क्या करेंगे, यहां से निकाल देंगे। ठीक है, अब ये डीएनए को यहां से निकालेंगे, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेपरेट करेंगे इस डीएनए को। अब ये डीएनए हम निकाल लिए, है ना, मान के चलो ये हमारा डिजायर्ड डीएनए है ना। ये डिजायर्ड डीएनए को निकाले, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एल्यूशन, नॉट इल्यूशन, है ना, इल्यूजन नहीं है, एल्यूशन। सिंपल है,
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्वेश्चन आता है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हो गया? अब हमको यहां पर क्या मिल गया बेटा? डिजायर्ड जीन। अब हम इसको क्या करेंगे? अब हम इसको क्या करेंगे? प्लाज्मिड में ट्रांसफर करेंगे। तो प्लाज्मिड में जैसे ही जाएगा, प्लाज्मिड में ये जैसे ही जाएगा, प्लाज्मिड में कैसे जुड़ेगा? डीएनए लाइगेज के द्वारा। जेनेटिक गम पढ़े हैं हम? पढ़े हैं? तो जुड़ गया क्या? जेनेटिक गम पढ़े हैं हम। चलो अब इसके बाद हम देखेंगे बेटा क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। हो गया सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। क्लोनिंग वेक्टर मेनली जो हमारा सिलेबस में है वो प्लाज्मिड है ना? प्लाज्मिड है। तो ये दिख रहा है यहां पर। इसके कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे ओराई है ना, बाम H1, PVUL1, इको-R1, हिंद3, क्ले1, PST1, रॉब है ना, AMPR, TTR। तो यहां पर अगर आप देखोगे बेटा, ये PBR 322 का है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्लाज्मिड। 322 इज नॉट फर्स्ट प्लाज्मिड। PBR 322 फर्स्ट प्लाज्मिड नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है? PSC 101 है फर्स्ट प्लाज्मिड। ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्लाज्मिड है जो आपके सिलेबस में है। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्लाज्मिड जो आपके सिलेबस में है उसका क्या नाम है? PBR 322 है ना? जैसे जैसे होता है ना, PVR में मूवी है 3:22, ऐसा टाइप का कुछ नाम आ रहा है। PVR देख लिया आप लोग? अवतार देख लिया आप लोग? है? और कौन कौन देखा है अवतार मूवी अभी जो आई है हॉलीवुड की? देख लिए? बस बेटा पढ़ाई लिखाई मत करो तुम लोग। 4.5 घंटे तुम लोग बैठो वहीं पर, एक चैप्टर रिवाइज हो जाएगा एनसीईआरटी का पूरा, बायो का 2 मिनट में याद करे हैं। देखो तो चाचा है तुम्हारे जो 2 मिनट में याद हो जाएगा। चाचा का नाम थोड़ी ना है ये। तो इधर देखो कुछ नहीं है जिसमें ज्यादा ध्यान देना, 3-4 चीजें ही ध्यान रखना है। इधर ओराई ध्यान रखना है, इधर TTR है, AMPR है ना? TTR जो रहता है वो बाम H1 साइट से लिंक्ड है। अब बाम H1 क्या है, क्ले1 क्या है, हिंद3 क्या है, इको-R1 क्या है? इट इज क्लीविंग साइट। क्लीविंग साइट मतलब ये ऐसी जगह है जहां पर रेस्ट्रिक्शन टू न्यूक्लियस कट करेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल TETR जो है, दैट इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ये इतना हिस्सा क्या है बेटा? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। ये एक डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है। तो ये क्या है? TETR जो है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो है, उस पोर्शन को कट करने के लिए जो क्लीविंग साइट का नाम क्या दिया गया है? बाम H1। मतलब ये बाम H1 रेस्ट्रिक्शन टू न्यूक्लियस से ये कट होगा। वैसे इधर PSU1 इको-R1 से इधर वाला हिस्सा कट होगा। तो ये बस इसीलिए है, समझ आ रहा बात? तो ये जितना ये सब क्या है बेटा? हिंद3, क्ले H1, ये सब क्ले1, बाम H1, ये सब क्या है? इट इज क्लीविंग साइट्स फॉर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इट इज क्लीविंग साइट एंड ज्वाइनिंग साइट भी बोल सकते हो। मतलब काटेंगे तो वहीं पर तो जोड़ेंगे,
फॉरेन जीन को जहां पर काटेंगे वहीं पर जोड़ेंगे। समझ आया बात आप लोगों को? इधर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, ठीक, क्लियर है बात इतना? चलो, ये ओराई क्या होता है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल लीनियर डीएनए की हम बात करें तो लीनियर डीएनए में अगर आपको डीएनए को रेप्लिकेट करना है, या लीनियर डीएनए का जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो जो न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है वो 5' एंड या 3' एंड किधर से सिंथेसाइज होगा बेटा? नया नॉर्मल जो डीएनए है, जैसे एक डीएनए की कॉपी करनी है तो ये जो डीएनए की जब कॉपी करेंगे तो कौन से स्ट्रैंड में नया डीएनए सिंथेसाइज होना चालू होगा? 5' एंड साइड से या 3'? मतलब होगा तो दोनों में होगा तो दोनों में। डायरेक्शन किधर होगा और सबसे पहले किधर आके जुड़ेगा? 5' एंड पे नया डीएनए चालू होता है बनना बेटा। टेम्पलेट का स्ट्रैंड देखा जाता है ना, न्यू स्ट्रैंड को थोड़े ना बोलते हैं। टेम्पलेट डीएनए जो होता है उसका एंड देखा जाता है, रेप्लिकेटिंग एंड। नया डीएनए किस डायरेक्शन में होगा वो अलग है, वो अलग चीज है। नया डीएनए तो 5 to 3' एंड होगा। तो भैया जो 5 to 3 कैसे करते हो यार आप? अरे भाई, जैसे ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ये 5' है, ये 3', इधर 5' है, ये 3'। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर स्ट्रैंड को ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ मुझे एक नया डीएनए सिंथेसाइज करना है तो किधर से स्टार्ट होगा भाई? कौन से स्ट्रैंड, कौन ये जो स्ट्रैंड है उसमें किधर से? तो 3' इधर से चालू होगा ना, इधर से आपका नया स्ट्रैंड बनना चालू होगा, और जो नया बनेगा वो 5' to 3' डायरेक्शन जाएगा। वो डायरेक्शन अलग चीज है, बट जो स्ट्रैंड में बन रहा है वो कौन से एंड से बनना चालू होगा? 3' एंड से बनना चालू होगा 5 to 3' डायरेक्शन में। ओल्ड डीएनए का 3' एंड से स्टार्ट होगा और नया जो डीएनए है वो 5 to 3' एंड डायरेक्शन में जाएगा। डायरेक्शन इज डिफरेंट एंड लोकेशन इज डिफरेंट। तो लीनियर डीएनए में तो हमको मालूम है ना कि यहां से चालू होगा भाई। अब वो अलग चीज है कि ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट बन रहा है, इधर से इधर जा रहा है, ये वो अलग चीज है। समझ आ रहा बात? बट मेनली तो चालू होगा 3' साइड से ही चालू होगा, 3 to 5' जाएगा, और नया जो बन रहा है वो 5 to 3 जा रहा है ना? तो किस एंड से चालू हुआ ये अलग अलग चीज है। 3' एंड से चालू हुआ ओल्ड स्ट्रैंड का, ठीक है। लेकिन अगर सर्कुलर डीएनए है तो भैया वो कहां से चालू होगा? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एक ऐसा साइट होता है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो अगर किसी भी फॉरेन डीएनए की हमको नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए है ना, उसको बहुत सारा साइकिल में रेप्लिकेट करवाना है, समझ आ रहा है? तो ये जो स्ट्रैंड होता है, ये जो लोकेशन होता है ओराई, वहां पर उसको अगर लिंक करेंगे तो ज्यादा, तो वो क्या होगा बेटा? उसकी कॉपी हो जाएगी। कॉपी होगी मतलब रेप्लिकेट करेगा, सिंपल सी बात है। डीएनए है तो डीएनए रेप्लिकेट करेगा, और सर्कुलर डीएनए है तो हमको मालूम होना चाहिए ना भाई कहाँ से उसका ओरिजिन है रेप्लिकेशन का। जैसे लीनियर डीएनए का ओरिजिन जो रहता है ये वाला है, 3' एंड उसका ओरिजिन है, कहीं भी रेप्लिकेट होगा। एक स्टैंड की बात करें तो हम, एक स्टैंड है तो वो 3' एंड से क्या होगा बेटा? रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा। हाँ, जो रेप्लिकेशन हो रहा है वो 5' एंड है। बट ओल्ड डीएनए का, भाई यहां पर भी तो ओल्ड डीएनए की बात करेंगे तो ओल्ड डीएनए का जो ये वाला साइड दैट इज ओराई। तो ओराई जो रहता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, कहीं ना कहीं तो चालू होगा ना बेटा। अब सर्कल है, सर्कल में का तो कोई स्टार्टिंग होता नहीं है और कोई एंड नहीं होता है। जहां से आप बिंदु लगा दोगे वही स्टार्टिंग पॉइंट है, वही एंड पॉइंट है। सर्कल का तो यही कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, है ना? चलो, क्लियर है इतना? देन उसके बाद ये जो क्या है बेटा हमारा, ये क्या है हमारा? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, और ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है ना? तो यहाँ पर देखेंगे जैसे बाम H1 है, यहाँ पर इको R1 है, PST1 है ना? चलो, PVU है ना, PVU1 है। तो ये सब क्लीविंग साइट्स होते हैं कुल मिला करके, ठीक है? क्लियर है इतना बात? अब इसमें हमको क्या देखना है, इसमें जो क्वेश्चन आता है मेनली वो ओराई के ऊपर आता है। एग्जैक्ट जो एनसीईआरटी में लिखा है वही चाहता है, ठीक है? इट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, है ना, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। किसी भी जीन को अगर आप, किसी भी डीएनए को अगर आप यहाँ लिंक करेंगे तो वो उसको कॉपी करने में हेल्प करेगा। समझ आ रहा बात? और हमको सबसे अच्छा ओराई कौन, मतलब सबसे अच्छा प्लाज्मिड वो होता है, सबसे अच्छा प्लाज्मिड वो होता है जिसका ओराई
हाई नंबर ऑफ कॉपी को सपोर्ट करता है। समझ आ रहा है? इसीलिए मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्लाज्मिड इज PBr 322। ठीक है, समझ आ रहा है? तो सबसे अच्छा प्लाज्मिड कौन होगा? जिसका ORI हाई नंबर कॉपी को सपोर्ट करेगा। क्यों हाई नंबर कॉपी? क्योंकि भैया हमको हमको हमारा जो जीन है, हमारा जो डिजायर्ड जीन है, जैसे दैट इज इंसुलिन का जीन, इसकी नंबर ऑफ कॉपीज बनवानी है। जितने ज्यादा जीन होंगे, मतलब जितना ज्यादा प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा, कुल मिलाकर के बैक्टीरिया भी उतने रेप्लिकेट करेगा। जितने ज्यादा बैक्टीरिया रेप्लिकेट होंगे विथ प्लाज्मिड, उतना ज्यादा इंसुलिन का जीन अवेलेबल होगा। जितना ज्यादा इंसुलिन का जीन अवेलेबल होगा, उतना ज्यादा जीन एक्सप्रेशन होगा, उतना ज्यादा इंसुलिन मॉलिक्यूल बनेगा। सिंपल सी बात है। तो हम कम नंबर जो कॉपी होता है उसको सपोर्ट वाले को क्यों लेंगे? हमको प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए ना। समझ आ रहा है? क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस तो वही कॉस्टली है, वही लंबा जितना है। लेकिन अगर हम लो नंबर कॉपी वाले को अगर सेलेक्ट कर लिए, तो हमको बैक्टीरियल कल्चर में कम बैक्टीरिया मिलेगा और कम प्रोडक्ट बनेगा। काहे कितना पैसा खर्चा किए फिर? समझ आया बात, है ना? चलिए, देन उसके बाद आते हैं बेटा कि अब इसमें इसको हटा दूं ना। अब हमने क्या किया है कि रेस्ट्रिक्शन टू न्यूक्लियस से, हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शन टू न्यूक्लियस से किसको कट किया? प्लाज्मिड को कट किया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये रेस्ट्रिक्शन टू न्यूक्लियस है। इसी रेस्ट्रिक्शन टू न्यूक्लियस से हम क्या करेंगे? प्लाज्मिड को कट करेंगे। इसी रेस्ट्रिक्शन टू न्यूक्लियस से हम क्या कर रहे हैं? हाँ, जीन ऑफ इंसुलिन, दैट इज डिजायर्ड जीन। जब भी हम ऐसा बोलेंगे डिजायर्ड जीन, मतलब जो जीन हमको चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल इंसुलिन का जीन चाहिए, तो जीन ऑफ इंसुलिन को कट करेंगे। तो एक क्वेश्चन आता है, व्हाई सेम रेस्ट्रिक्शन टू न्यूक्लियस विल बी यूज्ड फॉर बोथ प्लाज्मिड वेक्टर एंड डिजायर्ड DNA? सेम स्टिकी एंड प्रोड्यूस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था पिछले बार, पैलिंड्रोमिक साइट होता है ना? तो पैलिंड्रोमिक साइट होता है, तो इसमें क्या होगा बेटा? जैसे GAATTC है ना, यहाँ पर GAATTC। अब बेटा अगर एक रेस्ट्रिक्शन टू न्यूक्लियस है ना, तो एक रेस्ट्रिक्शन टू न्यूक्लियस फॉर एग्जांपल G और A के बीच में कट करता है। तो ये G और A के बीच में कट करेगा। जैसे G और A के बीच में कट करेगा, यहाँ पर क्या पैदा हो जाएगा? यहाँ पर है स्टिकी एंड पैदा हो जाएगा, है ना? तो मान के चलो ये कौन सा है भैया? इंसुलिन का ये इंसुलिन का जीन है ना? ध्यान से समझना आप, इंसुलिन जीन, इंसुलिन जीन का DNA जिसको हम लोगों ने काटा है। अब इसी रेस्ट्रिक्शन टू न्यूक्लियस से हम क्या कर रहे हैं? प्लाज्मिड को कट करेंगे। तो यहां पर मैं ऐसा छोटा सा लिख देता हूं, GAATTC, GAATTC। ठीक, ये ऐसा हो गया। अब यहां पर भी वही कट होगा, वैसे बनेगा नहीं अभी मेरे को, है ना, बहुत छोटा है, कोई बात नहीं, बड़ा कर देता है। ठीक है, तो अब यहां पर ये कहाँ कट करेगा? G और A के बीच में। तो अब इसको हटा देते हैं ऐसा, ये GATTC का गया, और यहां से क्या हटेगा? ये हट गया। ठीक है, अब देखो, तो सेम कट करने से क्या होता है बेटा? एक ओवर हैंगिंग स्टिकी एंड प्रोड्यूस होता है, जिसको हम पिछले क्लास में देख चुके हैं। तो सेम रेस्ट्रिक्शन टू न्यूक्लियस से दोनों DNA को काटने से स्टिकी एंड प्रोड्यूस होता है। ये 50 बार नीट में पूछ चुका है। सेम क्यों यूज करते हैं? सेम करेंगे कि डिफरेंट करेंगे? अगर जीन को जोड़ना है, DNA के सेगमेंट को जोड़ना है, उससे क्या फायदा होगा, क्या प्रोड्यूस होगा? समझ आ रहा बात? तो यहाँ अगर आप देखो, अब एकदम सिंपल सा है यार, इसको अगर आप देख रहे हो तो इसको ले जाके वहां जोड़ दो। जोड़ दें, थोड़ा अलग कलर मान के चलो, ये अलग कलर वाला है ऐसा, ये लो। ठीक, अब इसको पूरा, ये देखो, ये सेगमेंट को यहां रखें, ये सेगमेंट को यहां रखेंगे तो क्या आएगा? AA TTC आया।
इस सेगमेंट को यहां पर रख दो, क्या आएगा, जी। हो गया कंप्लीट कि नहीं हुआ, GAATTC GAATTC। तो ये बढ़िया ओवर हैंगिंग स्टिकी एंड प्रोड्यूस हो गया। इससे एक फायदा होता है कि हमको ऐसा पकड़ के उसको जोड़ना नहीं पड़ता। क्यों? डीएनए जो होते हैं बेटा, डीएनए हमेशा एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहते हैं। जब भी अगर आप आगे देखेंगे पीसीआर में, जैसे ही डीएनए को डीनेचर करते हो, आप मॉलिक्यूलर बेसिस में भी पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, जैसे ही डीएनए को आप सेपरेट करते हो, और अगर उस डीएनए को सेपरेट करने के बाद अगर आप टेम्परेचर को वापस नॉर्मल कर दोगे तो रीनेचुरेशन हो जाता है। समझ आ रहा है? डीएनए जो रहता है, आप लोगों ने आरएनए वर्ल्ड डीएनए के बारे में काफी पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर बेसिस में, तो उसमें क्या दिखाता है बेटा कि डीएनए सेपरेट कर दो, टेम्परेचर नॉर्मल कर दो, फिर से अपने आप जुड़ जाएगा वो। समझ आ रहा है? ठीक है, तो वैसे ही क्या है, लेकिन जुड़ने के लिए उसको एक ओवरहैंगिंग स्ट्रक्चर चाहिए, तो वो बढ़िया रेस्ट्रिक्शन टू न्यूक्लियस से मिल जाता है। और ये देखो यहाँ पर ऐसा ये जुड़ गया। तो क्लियर हो रहा है कि दोनों को कैसे जोड़ेंगे। चलो अब इसको मैंने उठा के यहाँ पर डाल दिया, तो ये जुड़ गया, जुड़ गया। तो अब ये कौन सा प्लाज्मिड हो गया, ये एक प्रकार से आरडीएनए हो गया, या रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। ठीक, लेकिन ये ऐसा अपने आप होता नहीं है। तो ये कैसे होता है, ध्यान से समझना। तो हम लोग ने क्या किया बेटा, जीन ऑफ इंटरेस्ट या डिजायर्ड जीन या जीन ऑफ इंसुलिन और कटा हुआ ये प्लाज्मिड, इन दोनों को एक साथ रख दिया, इन दोनों का मिक्सचर को रख दिया। अब कुछ डिजायर्ड डीएनए जुड़ेंगे, कुछ डिजायर्ड डीएनए नहीं जुड़ेंगे। समझ आ रहा है? क्या कर रहे हो बेटा आप, कितना लिखो रहे हो, ज्यादा मत लिखो, ठीक है। कुछ डिजायर्ड डीएनए जुड़ेंगे, कुछ नहीं जुड़ेंगे। अब ये जो आर प्लाज्मिड है, इसको हम क्या करेंगे बेटा, बैक्टीरिया में हम ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं भाई, हम कैसे ट्रांसफर करेंगे इसको, कैसे करोगे आप, चिमटी पकड़ के कैसे करेंगे? बैक्टीरिया के कल्चर में जब कैल्शियम क्लोराइड जब डालते हैं, इधर देखो, कैल्शियम क्लोराइड केमिकल जब इसको दिया जाता है तो एक ट्रांजिएंट पोर होता है। ये क्या करता है, ट्रांजिएंट पोर क्रिएट करता है इन बैक्टीरिया, ठीक है। इट क्रिएट्स ट्रांजिएंट पोर्स इन बैक्टीरिया। अब इधर ध्यान दो, बैक्टीरिया का ही तो प्लाज्मिड है ना, तो बैक्टीरिया क्या करता है, अगर उसको लगता है मेरा प्लाज्मिड बाहर है, वो पिकअप कर लेता है ऑटोमेटिक। ध्यान रखना कि बैक्टीरिया जो है, देखो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि एक बैक्टीरिया है, उसका प्लाज्मिड है, हाँ ठीक है। इस प्लाज्मिड को हम लोगों ने बाहर निकाल दिया, बाहर निकालने के बाद ये जो बैक्टीरिया है ये खाली हो गया, खाली हो गया था, है ना, समझ आ रहा है। फिर हम लोगों ने दूसरे जगह का प्लाज्मिड को क्या किया था, इस बैक्टीरिया में डाला था। मैंने डायरेक्टली ऐसा बोल दिया था कि डाला था, क्योंकि उसमें अपन प्रोसेस में नहीं जाते हैं शुरू में। ये डालते कैसे हैं, डालते नहीं है, हम क्या करते हैं, इन दोनों को पास पास रख देते, यहां से निकाला, ठीक है। ये प्लाज्मिड हम लोगों ने बनाया, ये कौन सा प्लाज्मिड है, आर प्लाज्मिड, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। अब ये दोनों को जब रख देंगे और कैल्शियम क्लोराइड से इसको ट्रीट करेंगे, तो क्या होगा बेटा, छोटे छोटे छेद हो जाएगा, छोटे छोटे छेद हो जाएगा बैक्टीरिया में। जब बैक्टीरिया में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, है ना, इसको मैंने कुछ ज्यादा बड़ा बना दिया है, तो छोटा बना देते हैं, कोई बात नहीं। जब ये प्लाज्मिड के लायक छोटे छोटे जब छेद हो जाते हैं, तो ये जो प्लाज्मिड है इसको बैक्टीरिया ऐसा पिक कर लेता है, ये सब ऑटोमेटिक होता है। समझ आ रहा है? और आप लोग जो बोल रहे हो माइक्रो इंजेक्शन, वो एक अलग चीज है, वो अलग प्रोसेस है, उसको अलग तरीके से की जाता है, उसका अलग मोटो होता है करने का, है ना, इसके लिए नहीं करते हैं, ध्यान रखना। क्लियर हो रहा है बात? तो सिंपल हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले प्लाज्मिड वेक्टर में हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस से कट किया, जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ा, आर प्लाज्मिड को एम्प्टी बैक्टीरिया, एम्प्टी बैक्टीरिया मतलब ऐसा बैक्टीरिया जिसमें प्लाज्मिड नहीं है, उसके साथ में इसके मिक्सचर को रख दिया, मतलब प्लाज्मिड और ऐसा बैक्टीरिया जिसमें प्लाज्मिड नहीं है, ऐसा बैक्टीरिया जिसमें प्लाज्मिड नहीं है, और रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, इन दोनों के मिक्सचर को मिला दिया। ठीक, समझ आया? कैल्शियम क्लोराइड केमिकल से इसको ट्रीट किया, जिससे कि बैक्टीरिया में छोटे छोटे छेद हो गए, पोर्स हो गए, ठीक है, पोर्स हो गए। इस पोर्स के द्वारा
ये प्लाज्मिड ऑटोमेटिक पिकअप कर लिया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा। अब ये जो बैक्टीरिया है, ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया क्या है बेटा? रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। ठीक समझ आ रहा है बात? लेकिन बात ये आती है कि देखो एकदम कहानी जैसे ही समझना ना इसको, ज्यादा लिखा पढ़ी नहीं भी करोगे तो चलेगा। बात ये आती है कि हम लोगों ने ऐसा प्लाज्मिड बनाया, इधर ध्यान देना, ऐसा प्लाज्मिड बनाया और बहुत सारा बैक्टीरिया लिया, ध्यान से समझना, बहुत सारा बैक्टीरिया लिया। कैसा बैक्टीरिया? जिसके पास प्लाज्मिड होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, है ना? ऐसा थोड़ी ना कि आने दो सब प्लाज्मिड आने दो, चार चार प्लाज्मिड लेके थोड़ा घूमेगा, इतना लालची नहीं होते हैं इंसान जैसे। तो अब यहाँ पर क्या है बेटा? ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। तो हम लोगों ने क्या किया? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को इस बैक्टीरिया के कल्चर में रख दिया। क्या जरूरी है? और कैल्शियम क्लोराइड हम लोगों ने इसको ट्रीट कर दिया। अब क्या जरूरी है कि सब प्लाज्मिड जो रहता है सभी बैक्टीरिया में चले जाएगा? कोई जरूरी नहीं। क्या बोला मैंने? ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे बैक्टीरिया में रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड की एंट्री हो जाए। मे भी कुछ में हो, मे भी कुछ में ना हो। तो मैं कुछ में प्लाज्मिड ऐसा बना रहा हूं, कुछ में नहीं बना रहा हूं। तो आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 बैक्टीरिया में प्लाज्मिड का अपटेक हुआ, बाकी 3 में अपटेक नहीं हुआ। अब हमको इसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? माइक्रोस्कोप से आप देखोगे तो सिर्फ बैक्टीरिया दिखेगा ना, उसके अंदर प्लाज्मिड है कि नहीं ये थोड़ी ना आप देखोगे। उसके लिए तो आपको बैक्टीरिया को तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देखना पड़ेगा। अब इतने सारे बैक्टीरिया को पकड़ पकड़ के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे, तो इसके लिए क्या तरीका अपनाया गया है? जो पहले का था, मतलब सबसे पहले जब रिसर्च किया गया था तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को रिप्लेस किया गया था। साल्मोनेला टाइफी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को, साल्मोनेला टाइफी जो रहता है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विच डिसीज बेटा? है? हाँ बेटा, टाइफॉइड। नाम में ही टाइफी में टाइफॉइड है? सोच रहे हो साल्मोनेला टाइफी? तो टाइफाइड का बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो चुका है, उसके पास क्योंकि जीन है लाइक टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन। तो जो साइंटिस्ट है, क्या नाम है उनका? हाँ, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। इन्होंने क्या किया था? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को बाकी दूसरे जीन से रिप्लेस कर दिया था, हटा के देखा था। समझ आ रहा है बात की नहीं? तो अब हम मेनली जो इधर ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे, ये प्रोसेस यहां तक समझ आ गया है? यहां तक समझ आ गया? तो हम लोगों ने जो जीन हटाया था, याद आ रहा है? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जीन हटाया था। कौन सा जीन हटाया था भैया? ताकि यहाँ पर एक जीन हटाया ताकि जीन ऑफ इंसुलिन को डाल सके। तो मेनली जो जीन हटाया गया था वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को हटाया गया था। कौन सा? यहाँ पर कौन सा वाला है? यहाँ पर कौन सा वाला जीन है बेटा? कौन सा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है? बोलो। एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन की टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन है ना, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। इसको यहां से हटा दिया गया। इसको मैं ऐसा छोटा सा ऐसा कर देता हूं। ठीक समझ आ रहा है? चलो, अब हम यहां पर क्या जोड़ेंगे? हमारा डिजायर्ड जीन। तो वो कुछ भी हो सकता है। अब ये क्या है हमारा? डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड समझ रहे हो ना? जस्ट लाइक जीन ऑफ इंसुलिन, इसको हम यहां पर जोड़ दिए, ये जोड़ दिए। ठीक, क्लियर है इतना? अब इस प्लाज्मिड को हम इस बैक्टीरिया में डाल देंगे, मतलब ये अपने आप जो पिकअप हो जाता है वो सारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। ठीक है, चलो, तो ये आ गया हमारा
ये ऐसा, तो ये किस टाइप का प्लाज्मिड है? आर प्लाज्मिड या आर डीएनए भी बोल सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ये। क्लियर है बात इतना? रिकॉम्बिनेंट डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, क्लियर है? ये अपन बोलते हैं इसको। तो ये जो बैक्टीरिया है ये क्या हो गया? ये रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया होगा, क्लियर है? लेकिन अगर हम ऐसा बैक्टीरिया का बहुत सारा कल्चर लेंगे तो क्या सभी के सभी बैक्टीरिया में, सभी के सभी बैक्टीरिया में ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड की एंट्री होती है क्या? नहीं, किसी किसी में तो प्लाज्मिड में वो जीन जुड़ता भी नहीं है, नॉर्मल प्लाज्मिड की तरह रहता है और वो वैसे ही पिकअप हो जाता है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि कुछ बैक्टीरिया, जैसे कि ये व्हाइट वाला जो रहता है, इट इज रिकॉम्बिनेंट, इट इज रिकॉम्बिनेंट, और बाकी ये वाला नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा। मैंने जैसे यहां समझाया कि कुछ में रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड पिक होगा, कुछ में नहीं होगा, तो वैसे ही कुछ बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट है, कुछ नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो ये वाला क्या है? नॉन रिकॉम्बिनेंट। ये समझना बड़ा ध्यान से ना, ये कहानी के रूप में आता है काफी, जिससे पूछूंगा वही बताएंगे। और ये क्या है बेटा? रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। अब यहां पर हम लोगों ने जो जीन को हटाया है, कौन सा? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को हम लोगों ने हटाया है ना? समझ आ रहा बात? तो जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है उसके पास कौन सा जीन अवेलेबल नहीं है? रेजिस्टेंट जीन अवेलेबल नहीं है। लेकिन हमको कैसे मालूम चलेगा कि इसमें कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है? तो एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि चलो एंटीबायोटिक को डाल देते हैं, है ना? तो मैं जिससे पूछूंगा वही बताएंगे। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक को मैं डाल रहा हूं इस कल्चर में, इस कल्चर में एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक को मैं डाल दूंगा, ऐसा ये डाल दिया मैंने, है ना? तो इसमें से ये पहला है, ये दूसरा है, तो कौन सा बैक्टीरिया मरेगा बताओ? अरे उसको बोलने दो पहले, जैसे पूछूंगा वही बताएंगे। हाँ बताओ बेटा। हाँ हाँ बताओ बेटा, ये जैसे चलो बताओ। अपना अपना दिमाग लगाना है ना, दूसरों का नहीं सोचना है, क्योंकि मैं पूछूंगा कि क्यों ऐसा हुआ। हाँ बोलो, कौन मरेगा, पहला या दूसरा? इतने समय में तो मर भी जाएंगे वो लोग, इतना देर सोच रहे हो। कौन सा मरेगा? ये देखो, कुछ भी कुछ आंसर करने, चलो बताओ बेटा। हाँ बताओ कौन मरेगा? नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन सा मरेगा? ये देखो ये, हाँ बताओ बेटा। ये इसको तो देखो, बेचारे को रिकॉम्बिनेंट भी तो है। कौन मरेगा? कोई भी नहीं मरेगा। क्यों कोई नहीं मरेगा? क्योंकि मैंने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को हटाया है, लेकिन अभी भी यहां पर एम्पिसिलिन AMPR, मतलब एम्पिसिलिन से रेजिस्टेंट जीन अवेलेबल है। तो ये रिकॉम्बिनेंट में भी अवेलेबल है और नॉन रिकॉम्बिनेंट में तो था ही। तो इन जितने भी कल्चर हैं बैक्टीरिया के, जितने भी स्ट्रेन हैं बैक्टीरिया के, उसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन तो है ना अभी भी। हम लोगों ने तो TTR हटाया था, ठीक है? तो AMPR होने के कारण ये रेजिस्टेंट है ना, इसके पास रेजिस्टेंस है एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक से बचने के लिए, तो किसी की डेथ नहीं होगी। समझ आया बात इतना? ऐसा आता है, कंफ्यूज नहीं होना। देखो मैं बता रहा हूँ कुछ और, पूछ रहा हूँ कुछ और, ऐसे एग्जाम में भी पूछता है, तो मूर्ख नहीं बनना है। समझ आ रहा है? अभी बन जाओ, अभी जितना बनना है बन जाओ, एग्जाम में नहीं बनना है। समझ आ रहा है बात? चलो क्लियर है बात? अब एक और सवाल कि अगर मैं इस पे टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक अगर डालूंगा, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक अगर डालूंगा, ध्यान से समझना। हाँ, ये मैंने डाल दिया। देखो ऐसा कल्चर, ऐसा डायग्राम वगैरह बना के ना दे सकते हैं, जैसा मैं समझा रहा हूँ कि ये डाला, छिड़क दिए, कौन मरेगा, पहला कि दूसरा। समझ आ रहा बात? ठीक है। तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डालूंगा तो कौन सा बैक्टीरिया बनेगा बताओ भाई? रिकॉम्बिनेंट ये है, इट इज रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड डीएनए। रिकॉम्बिनेंट में हम लोगों ने कौन सा जीन को हटाया है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को हटा के डिजायर्ड जीन डाला है।
टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन का मतलब होता है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक से अपने आप को बचाने वाला जीन। तो टेट्रासाइक्लिन से बचाने वाले जीन को तो हमने हटा दिया है, तो जो रिकॉम्बिनेंट है व्हाइट वाला जो बैक्टीरिया है उसमें टेट्रासाइक्लिन से बचाव के लिए कोई जीन अवेलेबल नहीं है, तो भाई उसी की डेथ होगी। बाकी जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है उसके पास तो है ना, समझ आ रहा बात, ठीक है। तो इसीलिए रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। तो अब जैसे ही ये बैक्टीरिया मरेगा तो हमको मालूम चल जाएगा, मरे हुए बैक्टीरिया दिखेंगे हमको, ठीक है। हमको कंफर्म हो गया, अरे वाह हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अब सफलतापूर्वक कंप्लीट हो गया। मतलब हमको मालूम चल गया कि हमने जो ये दुनिया भर का तामझाम किया है, इसको काटा उसको काटा जोड़ा पिकअप करवाया, है ना, बैक्टीरिया के सेल में वो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का पिकअप हो गया, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बन गया, मतलब हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो हमको समझ आ गया कि हाँ हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। बैक्टीरिया, मरा हुआ बैक्टीरिया देख करके, एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया जो रहता है उसका कल्चर नहीं होता है, ग्रोथ नहीं होता है, तो उससे हमको समझ आ गया, ठीक है। अब हम इंसुलिन बना सकते हैं इससे? नहीं, वो तो मर गया, अब वो कोई काम का नहीं रहा, तो फिर इंसुलिन कैसे बनाएंगे? समझ आ रहा बात? तो भैया अब इसको खुश होना चाहिए कि दुख होना चाहिए जिसने ये एक्सपेरिमेंट किया, सही से बताओ बेटा। दोनों है, कभी खुशी कभी गम। क्यों कभी खुशी कभी गम है? खुशी इस बात की है कि इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस सक्सेसफुल हो गया। समझ आ रहा है कि डीएनए जो प्लाज्मिड है उसने डिजायर्ड डीएनए को अपना लिया, स्टिकी एंड एक दूसरे से जुड़ गए, प्लाज्मिड तैयार हो गया, इस प्लाज्मिड को बैक्टीरिया ने पिकअप कर लिया और रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बन गया। इसका आगे हम कल्चर करके इंसुलिन बना के करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन दुख बहुत बड़ा है, वो अब बचा ही नहीं। अब समझ आ रहा बात? इसीलिए एक दूसरा तरीका अपनाया जाता है जिसको बोलते हैं कलर रिएक्शन। समझ आ रहा है? जिंदा पकड़ने के लिए कलर रिएक्शन, तो ध्यान रखना इसीलिए। लेकिन एक चीज तो इससे क्लियर हो गया ना, अब दूसरा आता है इसमें प्रोसेस, नेक्स्ट स्टेप इज कलर रिएक्शन। हटा दूं इसको? कलर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, दोनों से बहुत क्वेश्चन आते हैं नीट में हर साल, ठीक है, दोनों से काफी ज्यादा क्वेश्चन आता है। अब कलर रिएक्शन में क्या करेंगे, इधर ध्यान देंगे, फिर वही मैं बता रहा हूं कि ये प्लाज्मिड है, अब इसमें हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को नहीं हटा रहे, ध्यान से समझना, इसमें हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को नहीं हटा रहे, इसमें भी मत घुसेड़ देना है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को हटा रहे करके, समझ आ रहा है? ये अलग प्रोसेस है। अब इधर देखो कि अगर आपको बैक्टीरिया को देखना है, ये जैसे स्लाइड है, बैक्टीरिया को आपको देखना है, बहुत सारे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को आपको देखना है ना, किसी भी कल्चर में बैक्टीरिया को देखना है तो बेटा एक डाई मटेरियल डाला जाता है, समझ आ रहा है? पढ़े हो नहीं पढ़े हो? आप कॉलेज में जाओगे या स्कूल में भी, कई स्कूल में ऐसा करते हैं, बैक्टीरियल कल्चर को डाई मटेरियल डालते हैं, यूसिन डाई वगैरह डालते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के डाई मटेरियल आते हैं। तो इस बैक्टीरिया को अगर हमको देखना है तो डाई मटेरियल, टाइप ऑफ केमिकल डाई मटेरियल को ऐसा डाला जाता है, डाई मटेरियल को डालेंगे तो उसकी स्टेनिंग हो जाएगी, स्टेनिंग हो जाएगी तो माइक्रोस्कोप से आप आसानी से देख सकते हो बैक्टीरिया को, समझ आ? तो स्टेनिंग होती क्यों है? स्टेनिंग इसीलिए होती है क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है, ये जो बैक्टीरिया है इस सरफेस पे कुछ प्रोटीन बनाता है, ये प्रोटीन उस डाई मटेरियल से कंबाइन हो जाता है, समझ आ रहा है? और कलर देता है, कलर देता नहीं है, वो कंबाइन हो जाता है उसके साथ में। तो ये जो प्रोटीन बनाने वाला जो जीन है वो बैक्टीरिया से ही आ रहा होगा भाई, उसका सेल वॉल पे जो भी प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वो कौन बनाएगा? जेनेटिक मटेरियल ही बनाएगा, है ना? तो अब इस बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड है, इस बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड में कोई ऐसा जीन होगा जो कलर रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, समझ आ रहा है? तो उस जीन को मैं यहां से क्या करूंगा बेटा, निकाल दूंगा, जीन फॉर कलर रिएक्शन, मतलब डाई मटेरियल के साथ में रिएक्ट करने वाला प्रोटीन, तो उस जीन को हम यहां से क्या करेंगे, हटा देंगे रेस्ट्रिक्शन टू न्यूक्लियस के द्वारा।
समझ आया? तो फॉर एग्जाम्पल इस हिस्से में से इसको मैंने यहाँ पर हटा दिया, इस हिस्से को यहाँ से हम हटा देते हैं, तो ये हटा दिए, तो ये कौन सा वाला जीन था? कलर रिएक्शन। अब हम यहाँ पर क्या लाएंगे? डिजायर्ड जीन, डिजायर्ड जीन। अब डिजायर्ड जीन क्यों बोल रहा हूँ? खाली इंसुलिन नहीं बनाते ना, बहुत सारी चीजें बनाते हैं। तो डिजायर्ड जीन को अब हम क्या करेंगे? इसके साथ में ऐड कर देंगे, तो ऐड हो जाएगा। समझ आया बेटा? ऐड हो गया, ठीक है। अब सेम वही प्रोसेस, अब ये क्या है? ये इट इज रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को हम बैक्टीरिया की कॉलोनी में ऐसा छोड़ देंगे, तो क्या होगा? ये पिकअप हो जाएगा, बोलो ऐसा, ठीक है। तो कुछ कुछ बैक्टीरिया में पिकअप होगा, कुछ में नहीं होगा। सेम चीज होता है हमेशा, 100% एफिशिएंसी नहीं होती है कि सारा का सारा प्लाज्मिड सारे के सारे बैक्टीरिया में अंदर चला जाए, ठीक। कुछ में रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड पिक होगा, कुछ में नॉर्मल प्लाज्मिड पिक होगा। क्लियर है? तो हमारे पास ऐसा करके फिर से एक बैक्टीरिया की कॉलोनी आ गई, तो मैं अब यहां पर ये ऐसा, तो ये व्हाइट वाला क्या है? इट इज रिकॉम्बिनेंट, ये रिकॉम्बिनेंट है। और ये यूसिन डाई से स्टेन हो गया, कलरफुल दिख रहा है। ये डी नहीं है, ये बैक्टीरिया है। इट इज नॉन रिकॉम्बिनेंट। ये समझ आ रहा है? नॉन रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या है? जिसके प्लाज्मिड में डिजायर्ड जीन नहीं है। और डिजायर्ड जीन कहां पर है? डाई मटेरियल के साथ में रिएक्ट करने वाला जो प्रोटीन बनाता है वो जीन। तो यहां पर कौन सा जीन था जो कलर देता है, कलर रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो जीन है। वो जीन को मैंने हटा दिया, हटाने के बाद जो बैक्टीरिया बना वो रिकॉम्बिनेंट है, व्हाइट वाला है। और कुछ में ऐसा नहीं होगा। कैसा नहीं होगा? कलर देने वाला जीन कुछ प्लाज्मिड से रिमूव नहीं होगा। समझ आ रहा बात? और ना जीन जुड़ेगा, तो उसके पास कौन सा जीन अवेलेबल होगा? कलर रिएक्शन वाला। तो वो कौन सा है? नॉन रिकॉम्बिनेंट हो गया। रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है तो नॉन रिकॉम्बिनेंट हो गया। समझ आ रहा है? अब इस पे हम क्या डालेंगे? डाई मटेरियल डालेंगे। अब इस पे हम डाई डालेंगे, डाई मटेरियल डालेंगे। डाई मटेरियल डालेंगे तो क्या होगा बेटा? कौन सा बैक्टीरिया कलर को पिक करेगा? नॉन रिकॉम्बिनेंट। और कौन सा पिक नहीं करेगा? रिकॉम्बिनेंट। तो ये क्या दिखना चालू हो जाएगा? ये विजुअलाइज होगा, ठीक है। कलर्ड बैक्टीरिया, ये हमको कलर्ड बैक्टीरिया दिखेगा, ठीक है। अब ये जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो जिंदा है कि मर गया? जिंदा है ना। कलर नहीं दे पा रहा है तो मर थोड़ा जाएगा। मेरा जीवन तो समाप्त, कोरा कागज टाइप सफेद, ऐसा थोड़ी ना, मर थोड़ा जाएगा। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट जो कलर्ड दे रहा है उसको हम सेपरेट कर देंगे। और जो रिकॉम्बिनेंट है जो कलर नहीं दे रहा है बट हमको मालूम है कि वो है। कैसे मालूम चलेगा? क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने कुछ बैक्टीरिया को मार के एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था। तो उस प्रोसेस के थ्रू हमको मालूम है कि यहाँ बैक्टीरिया होगा। समझ आया? क्लियर हो रहा है? तो अब हम क्या करेंगे? हमारा जो भी डिजायर्ड जीन है वो उसी जगह डालेंगे जहां कलर देता है, ठीक। तो जो बैक्टीरिया अब जिंदा है, कौन सा? रिकॉम्बिनेंट। इस रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया को अब हम यहां से निकाल लेंगे, यहां से सेपरेट कर लेंगे, ठीक। तो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया आर सेपरेटेड। समझ आया? क्लियर हो रहा है? क्यों सेपरेट कर रहे हो? अब इसको सेपरेट करके एक ट्यूब में डाल दिए। ये हमारा क्या है बेटा? ग्रुप ऑफ, बोलो, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया।
अब हमारे पास जादू की छड़ी आ गई है, ठीक है। हमारे पास एक ग्लास ट्यूब में रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया आ गया है जिसमें हमारा डिजायर्ड जीन अवेलेबल है। अब हम इसका कल्चर करेंगे। कल्चर करके हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग फैक्ट्रियों में भेज देंगे, जो दवाई बनाते हैं या जो भी बनाना है उनको प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन का जीन को हमने डाला था, ये रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया हमारे पास आ गया ना। अब उसके बाद हम इसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बेच देंगे। तो जितने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाले होते हैं वो लोग खुद नहीं बनाते हैं, वो लोग ऐसा लेते हैं कि हमको कल्चर दो बैक्टीरिया का, इंसुलिन बनाने वाला। समझ आ रहा बात? फिर वहां से ले लिया, या खुद ही बनाती, बड़ी बड़ी फैक्ट्री तो खुद ही बनाती है सारा चीज, ताकि एफिशिएंसी ज्यादा हो बैक्टीरिया की, ठीक है, प्रॉपर मिल सके। तो अब फैक्ट्री में इसको ले जाया जाएगा। फैक्ट्री में ले जा करके क्या करेंगे भाई, इधर देखेंगे। अब ये जो कल्चर है, ये जो बैक्टीरियल कल्चर है, इसको हम क्या करेंगे, अब लार्ज स्केल प्रोडक्शन में भेजेंगे, है ना। इसको फैक्ट्री में भेजेंगे, ठीक है, फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ठीक है। तो जब इसको फैक्ट्री में भेजेंगे तो वहां पर कुछ बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, 100 to 1000 लीटर वेसल्स। इस वेसल्स को बोलते हैं बायोरिएक्टर, बायोरिएक्टर्स। इस वेसल को क्या बोलते हैं, बायोरिएक्टर्स। समझ आ रहा बात? बायोरिएक्टर एक ऐसा लार्ज वेसल होता है जिसमें एक, मतलब मान के चलो बेटा, स्टीयरिंग समझते हो ना, जैसे आप लोगों को जैसे दूध में हॉर्लिक्स डाल दिए तो उसको ऐसे ऐसे घोल रहे हो, घोलते हो ना। क्यों ऐसा करते हो, बस डाल के क्यों नहीं पीते? प्रॉपर मिक्स नहीं होगा उसके लिए हमको ऐसा स्टीर करना पड़ेगा उसको, ऐसा। समझ आ रहा है? तो जो बायोरिएक्टर्स होते हैं वो स्टीयरिंग टाइप ऑफ बायोरिएक्टर्स होते हैं। स्टीयरिंग टाइप का मतलब क्या है, एक ऐसा डंडी लगा है और वो बायोरिएक्टर से घूम रहा है, या फिर इसको ऐसा घुमाया जा रहा है। समझ आ रहा है बात? समझ आ रहा है? तो जैसे ये बायोरिएक्टर वैसल है, 1000 लीटर की टंकी है, उसमें ऐसा ऐसा इसको घुमाया जा रहा है। कभी मक्खन निकालते देखे हो? हाँ, तो ऐसा है, इसको घुमाया जा रहा है, मथना बोलते हैं ना इसको, मथ रहे हैं। उससे क्या होता है, उससे क्या होता है कि जो बायोरिएक्टर है, यहां पर क्या है बेटा, कल्चर मीडियम है, बैक्टीरिया के कल्चर के लिए, ठीक। इसमें क्या है, कल्चर मीडियम, कल्चर मीडियम है। अब ये बैक्टीरिया को हम लोगों ने डाल दिया पूरा, तो ये बैक्टीरिया है, इधर देखो, हमने इसको इसमें डाल दिया, तो ये बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया जो रहता है इसमें हाई कॉपी नंबर में ही हम लोगों ने उस डिजायर्ड जीन को लिंक किया है, हाई कॉपी नंबर वाले जीन से ही लिंक किया है। तो अब क्या होगा, जैसे ही बैक्टीरिया को कल्चर मीडियम मिलेगा, लाइक शुगर मीडियम, जैसे शुगर मीडियम मिलेगा तो बैक्टीरिया एकदम फास्ट, आपको मालूम है हर 20 मिनट में बैक्टीरिया डिवाइड होता है, तो बहुत तेजी से बैक्टीरिया डिवाइड होगा। अब बैक्टीरिया को क्या चाहिए, खाना, पीना, ऑक्सीजन। समझ आ रहा है? प्रॉपर टेम्परेचर फॉर बैक्टीरियल कल्चर, प्रॉपर पीएच, क्या क्या चाहिए। देखो बेटा, पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएच बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझ आ रहा है, बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। भाई मैंने आपको बताया है कि बॉडी में जितनी भी ओपनिंग्स होती हैं वहाँ एसिडिक पीएच रखा जाता है। क्यों रखते हैं, माइक्रोब्स का ग्रोथ को रोका जा सके। तो इसका मतलब क्या है, बैक्टीरिया में पीएच का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, इसीलिए इस बायोरिएक्टर में पीएच कंट्रोल रखा जाता है। प्लस टेम्परेचर, आप लोग खाना फ्रिज में क्यों रखते हो, ताकि बैक्टीरिया, हाँ, टेम्परेचर कम होने से बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगा, खाना खराब नहीं होता है। तो टेम्परेचर भी ठीक ठाक रखना पड़ेगा बायोरिएक्टर्स में या उसके आसपास में। समझ आ रहा है? तो पीएच, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई, है ना, ये सारा कल्चर मीडियम इसको प्रॉपर दें ताकि फास्ट डिवीजन हो सके। क्यों फास्ट डिवीजन, जितना ज्यादा बैक्टीरिया ग्रो होगा उतना ज्यादा हमारा इंसुलिन का जीन भी मल्टीप्लाई होगा, और जितना ज्यादा इंसुलिन का जीन होगा इस वेसल में उतना ज्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होगा, जीन एक्सप्रेशन के थ्रू। समझ आ रहा बात? ठीक है कि नहीं? तो ये स्टीयरिंग टाइप का होता है। स्टीयरिंग टाइप मतलब ऐसा एक डंडी रहता है जो ऐसा ऐसा घूमते रहता है, घूमते रहता है। तो क्या बेटा, बैक्टीरिया जो रहता है पूरे कल्चर के साथ में ऐसा प्रॉपर मिक्स होता रहेगा, तो बैक्टीरिया बहुत तेजी से डिवाइड हो सकता है। समझ आया? अब बैक्टीरिया जो है वो इंसुलिन क्यों बनाएगा, मैंने आपको पिछले कॉन्सेप्ट में बताया है कि जो बीटा सेल होते हैं, जैसे ये बीटा सेल है,
बीटा सेल इंसुलिन तभी बनाता है जब उसके सेल में ग्लूकोज रिसेप्टार बहुत ज्यादा फिल हो जाते हैं। मतलब जैसे ये ग्लूकोज रिसेप्टार है, तो अगर बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल इसी ग्लूकोज रिसेप्टार से बाइंड हो गए, तो एक लिमिट के बाद जब ग्लूकोज बाइंड होना चालू होता है ग्लूकोज रिसेप्टार ऑफ बीटा सेल से, तो बहुत सारे जब बीटा रिसेप्टार सेल्स जो ग्लूकोज के साथ बाइंड होते हैं, जब वो एक्टिवेट होते हैं, ग्लूकोज बाइंड हुआ तो रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, तो फिर एक सिग्नल जाता है न्यूक्लियस में, और बीटा सेल के न्यूक्लियस से जो जीन है इंसुलिन बनाने वाला वो एक्टिवेट हो जाता है और इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन यहाँ बनेगा, ऑब्वियसली सेल के अंदर बनेगा। इंसुलिन इज अ प्रोटीनस हार्मोन, और उसको फिर बाहर ऐसा निकाल दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है सेल से। समझ आया बात इतना? ठीक है, तो वही चीज तो यहाँ भी होगा। अब बैक्टीरियल के सेल में भी ग्लूकोज रिसेप्टार हैं, तो जैसे ही ये रिसेप्टार ग्लूकोज इसमें बाइंड होगा, उसका सिग्नल जाएगा इस प्लाज्मिड में। तो प्लाज्मिड में जाएगा तो क्या होगा, जो इंसुलिन का जीन है, जैसे ही उसको सिग्नल मिलेगा, अब इंसुलिन का जीन एक्टिवेट हो जाएगा, और बैक्टीरिया के अंदर से, जैसे ये बैक्टीरिया है, तो अब ये जो प्लाज्मिड में जो जीन है इंसुलिन का, ये जीन क्या बनाएगा बेटा, इंसुलिन। इंसुलिन बनेगा कहाँ, ये बैक्टीरिया है, ठीक है। इंसुलिन बन के बैक्टीरिया के सेल से बाहर रिलीज हो जाएगा। कहाँ बाहर रिलीज होगा, यहाँ। ये पूरा ये इंसुलिन अब इस बायोरिएक्टर में रिलीज होना चालू हो जाएगा। समझ आ रहा बात? ठीक है। अब हम एक दूसरा आउटलेट होता है यहाँ पर, है ना, वहां से इसके फ्लूइड को बाहर निकालेंगे। ठीक है, फ्लूइड को बाहर निकालेंगे, साथ ही साथ नया कल्चर मीडियम देते जाएंगे। बैक्टीरिया तो है, अब इस फ्लूइड को बाहर निकाल दिए, इसमें क्या है, इंसुलिन। इस इंसुलिन को बाकी न्यूट्रिएंट एंड बैक्टीरिया से सेपरेट किया जाएगा। सेपरेट किया जाएगा, समझ आ रहा है? किससे? इंसुलिन मॉलिक्यूल को बाकी बैक्टीरिया, न्यूट्रिएंट, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, बैक्टीरिया कुछ खाएगा तो वेस्ट भी निकालेगा, उन सब से उसको सेपरेट किया जाएगा और उसको प्यूरिफाई किया जाएगा। इसी प्रोसेस को डाउन स्ट्रीमिंग बोलते हैं। समझ आया? तो किसके बाद हो रहा है ये, बायोरिएक्टर में जब सिंथेसाइज होगा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन करेंगे। तो आगे देखेंगे इसमें। अब ये जो प्रोडक्ट बाहर निकला, ये जो फ्लूइड बाहर निकला, इस फ्लूइड को हम क्या करेंगे बेटा, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। कोई सा भी हो सकता है, जैसे इंसुलिन हो गया। समझ आया? तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। एक कहानी जैसा इसको लेके जाना है अपना पूरा, ठीक है, ताकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में जो भी पूछे हमको स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए। ठीक, बीच में वो सब मत डाल देना जो भी एक्स्ट्रा है। समझ आया? इसमें अलग अलग दिया है एनसीईआरटी में, समझ आ रहा है? बीच बीच में कुछ और डाल दिया है, वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर, तो ये ट्रांसफर, बहुत सारी चीजें डाल दिया है, बट अपने को एक सीक्वेंस पहले पता होना चाहिए, बाकी एक्स्ट्रा चीजें अपन बाद में देख सकते हैं। यहां तक क्लियर है? डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस हो गया। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस के बाद हमको क्या मिल गया भैया, इंसुलिन मिल गया, या फिर डिजायर्ड प्रोडक्ट, डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल गया। अब ये जो इंसुलिन या डिजायर्ड प्रोडक्ट है, इसको क्या करेंगे हम लोग, हैं? अभी थोड़ा बेचेंगे बेटा, पहले टेस्ट तो कर लो, ये काम वाम आ रहा है कि नहीं पता पड़ा, ऐसे निकाल के बेच दिए, अच्छे से प्यूरिफाई नहीं हुआ है, एलर्जी वेलर्जी हो गया, मर मुरा गए लोग, तो कंपनी बंद और मालिक अंदर। ठीक है तो ऐसा नहीं करना है। पहले आप डाउन स्ट्रीमिंग करने के बाद क्या करेंगे, उसके टेस्टिंग करेंगे। समझ आ रहा है? फिर इसकी टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट। तो जब भी स्पेशली फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो होते हैं, मेडिसिन जो होते हैं, उसको पहले एनिमल्स में टेस्ट किया जाता है। एनिमल में भी सबसे पहले चूहों में यूज़ किया जाता है। समझ आ रहा है? क्योंकि वो मैमल है। उसके बाद फिर मंकी वंकी और दूसरे एप्स में, लाइक चिंपैंजी वगैरह में, देन उसके बाद फिर ह्यूमन ट्रायल होता है।
है ना। उसके बाद फिर ह्यूमन ट्रायल होता है, इसमें बहुत महीने का समय लगता है, पूरे रिपोर्ट्स लेने पड़ते हैं, उस रिपोर्ट डेटा को पूरा गवर्नमेंट को देना पड़ता है। ऐसा थोड़ी ना कि अपनी मर्जी से निकाले बेच रहे हैं कुछ भी बना बना के। चलो, तो टेस्टिंग द प्रोडक्ट्स, टेस्टिंग करने के बाद फिर इसको क्या करेंगे, मार्केटिंग एंड पैकेजिंग, मार्केटिंग एंड पैकेजिंग। फाइनली उसके बाद क्या होगा, जिसके लिए ये सारा चीज करें, सेल। सेल मतलब वो ऑफर वाला नहीं ना, सेल मतलब बेचना। सेल लगा के नहीं रखेंगे, वैक्सीन ले लो, दवाई ले लो, ठीक है। तो फिर अभी आएगा ना, सेल आएगा न्यू ईयर, कुछ आता है क्रिसमस सेल, न्यू ईयर, मैं देखा हूँ कुछ नहीं होता, सब वही रेट रहता है, वही रेट रहता है। वो खाली सेल का एक टैग लगा के बेवकूफ बनाते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। क्लियर हो रहा है ये प्रोसेस पूरा, ठीक। चलो अब इसमें से कुछ देखते हैं। पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 सीधा निकालेंगे, बाकी सब तो ऐसे ही है। अब इसमें से आप लोग देख रहे होगे कि व्हीकल डीएनए है, इसमें और भी कुछ कुछ है, वो सब अपन देखेंगे आगे चल के। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लोनिंग वेक्टर में मैंने लिखा है, फर्स्ट क्लोनिंग वेक्टर इज PSC101। देन नेक्स्ट पेज में देखेंगे, पेज नंबर 8, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओराई के बारे में डिस्क्रिप्शन है, सेलेक्टेबल मार्कर के बारे में डिस्क्रिप्शन है, क्लोनिंग साइट तो मैंने बता दिया है, एंड कलर रिएक्शन, ये सारा चीज मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। वो उसको वही थ्योरी है, अब उसको रीड करके टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। वेक्टर फॉर जीन, क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल। तो एक चीज हमेशा याद रखना, जो क्वेश्चन आता है कि कई बार जब क्वेश्चन आता है ना कि एनिमल में जीन, जो जीन ट्रांसफर कैसे करेंगे, तो उसमें सबसे पहला एग्रोबैक्टीरियम का नाम आता है, तो बच्चे उसी को पढ़े रहते हैं, सीधा वही टिक मार के निकल जाते हैं। तो बैक्टीरिया के द्वारा एनिमल में जीन ट्रांसफर नहीं होता, वायरस के द्वारा होता है, ध्यान रखना, समझ आ रहा है, हमेशा याद रखना। जनरली रेट्रो वायरस इस्तेमाल करते हैं, कौन सा वायरस, रेट्रो वायरस जनरली इस्तेमाल किया जाता है जीन ट्रांसफर इन एनिमल्स। प्लांट में एग्रोबैक्टीरियम का मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे डिटेल में। देन नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक टॉपिक है एक्चुअल में, ये हेडिंग है बस, बट इसका मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें बता दिया है पीसीआर को छोड़ के, ठीक है, क्योंकि पीसीआर को बीच में घुसेड़ के एक जो फ्लो होता है उसको मैं तोड़ना नहीं चाहता था। तो प्रोसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी में सबसे पहला हेडिंग क्या, आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, अपन देख चुके हैं कैसे आइसोलेट करेंगे, हाँ क्लियर है। देन अब भाई सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है कि हम लोगों ने यहां पर क्या किया बेटा, रेस्ट्रिक्शन टू न्यूक्लियस के द्वारा कौन सा जीन को निकाला भाई, जीन ऑफ इंसुलिन, दैट इज डिजायर्ड जीन। अब आप सोचो यार कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, कैसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। पहले तो आप पेनक्रियास के बीटा सेल को निकालो, पहले तो आइडेंटिफाई करो, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैन का है पेनक्रियास में, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैन को आप आइडेंटिफाई करने के बाद उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, अल्फा बीटा डेल्टा गामा पीपी, बहुत सारे सेल्स होते हैं। अब उसमें से आपको बीटा सेल निकालना है जिसमें इंसुलिन का जीन एक्टिवेटेड है, ठीक है। तो अब आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैन में से बीटा सेल को सेपरेट करना है, फिर उसके बाद उस बीटा सेल को तोड़ना है, फिर उसके बाद सेल ऑर्गेनेले को सेपरेट करना है, उसके बाद डीएनए को निकालना है, फिर उस डीएनए को काटना है रेस्ट्रिक्शन टू न्यूक्लियस से, फिर उस डीएनए को सेपरेट करना है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। अब हमारे पास आ गया डिजायर्ड डीएनए का सेगमेंट। तो यार ये तो बहुत ही लंबा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हुआ। अगर फॉर एग्जांपल कि इसको ऐसा मिलाते मिलाते, समझ रहे हो ना कैसे मिलाते मिलाते, मतलब प्लाज्मिड और डिजायर्ड डीएनए को मिलाते मिलाते मिला ही नहीं कुछ, मिला ही नहीं मतलब कंबाइन नहीं हुआ, रिकंबाइन नहीं हुआ। तो अब ये जो दुनिया भर का प्रोसेस करके हम लोगों ने डिजायर्ड जीन अपने हाथ में लिया था आफ्टर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, समझ आ रहा है, ये तो पूरा वेस्ट हो गया ना। तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, जो डिजायर्ड जीन हमको मिला है
उसकी हम नंबर ऑफ कॉपीज बना लेंगे। अच्छा मुझे बताओ, ये जो प्रोसेस है इसमें नंबर ऑफ कॉपीज बन रही है कि नहीं? इसमें नंबर ऑफ कॉपीज बन रही है कि नहीं? बन रही है ना। इट इज क्लोनिंग प्रोसेस। बैक्टीरिया जब डिवाइड होता है वो एक क्लोनिंग में ही बनाता है, क्लोन बनाता है अपना। लेकिन क्लोनिंग प्रोसेस के लिए ये लंबा चौड़ा प्रोसेस में जाना पड़ेगा। समझ आ रहा बात? ठीक है, चलो। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे बेटा कि हमको जो डिजायर्ड जीन मिला है, ये हमारा क्या है? डिजायर्ड जीन। इस डिजायर्ड जीन कैसे मिला समझ आ रहा है? पेनक्रियास को निकालो, उससे बीटा सेल को खोजो, फिर तोड़ो, फिर डीएनए को सेपरेट करो, फिर आरई से ब्रेक करो, देन टुकड़ों को अलग करो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। अब हमारे हाथ में आ रहा है डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स। ठीक, इसकी हम क्या करेंगे बेटा? नंबर ऑफ कॉपीज बना लेंगे मशीन में, ताकि जितना भी एक्सपेरिमेंट हो हमारा, कुछ अगर खराब भी हो जाए, हमारे पास कॉपीज का सैंपल हमारे पास होना चाहिए, रिजर्व। समझ आ रहा है क्यों क्यों पीसीआर करेंगे? अगर ऐसा कहानी पूछ दिया कि पीसीआर की जरूरत क्यों पड़ती है, समझ आया क्यों पड़ रही है ना? चलो, देन आते हैं पीसीआर। बहुत सिंपल सा है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कैरी मुलिस ने इन्वेंट किया था। कोई अगर नोबेल प्राइज नहीं देता तो मैं ही दे देता। क्यों मैं दे देता? क्योंकि कोविड में जो आप टेस्ट करवाए हो, आरटीपीसीआर, इट इज अ पीसीआर टेक्निक। आरटीपीसीआर इज आरटी मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। समझ आ रहा है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू इसको, क्योंकि कोविड वायरस इज अ आरएनए वायरस, तो पहले उसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू डीएनए बनाएंगे, देन उसकी फिर हम क्या करेंगे? सीक्वेंसिंग करेंगे, पीसीआर टेक्निक के द्वारा उसकी कॉपी बनाएंगे। समझ आया बात आप लोगों को? तो ये ऑटोमेटिक मशीनरी प्रोसेस होता है पीसीआर। तो देखो अभी एक्चुअल में कंफर्मेटरी टेस्ट पीसीआर से ही हुआ है। तो बेटा अगर नहीं मिलता तो उसको अब मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ती, ऐसे ही उसको मिल जाता। क्यों? इतना इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है जिसके कारण आज ये टेस्ट पॉसिबल हो पाया। कंफर्मेटरी टेस्ट के बिना तो बेटा बहुत ज़्यादा फैलता ना, क्योंकि फॉल्स रिजल्ट भी आता है वो क्विक टेस्ट में। समझ आ रहा बात आप लोगों को? चलो, तो पीसीआर टेक्निक जो है इसमें हम क्या करते हैं? एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। ये तो आप पढ़े होंगे क्या उसमें? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी तो आता है ये। अरे बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पीसीआर के बिना आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर ही नहीं सकते। नहीं पढ़े हो? भूल गए होगे? क्यों पीसीआर के बिना आप नहीं कर सकते? पीसीआर क्यों इंपॉर्टेंट है बताओ? फॉर एग्जाम्पल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस केस में किया जाता है? जैसे कोई मर्डर वर्डर हो गया, ठीक है, कोई वारदात हो गई, है ना? समझ आ रहा बात? तो उस केस में जो वर्डिक्ट है, जिसने वो वारदात किया है, वो तो अपना सारा फिंगरप्रिंट, सारा सबूत मिटा के चला जाएगा। हो सकता है एक आध हेयर वेयर टूट के गिरा हुआ हो, या पैटर्निटी मैटर्निटी टेस्ट में हो ना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ कि हरियाणा में एक जो मंत्री थे, है ना, एक पॉलिटिशियन है, तो उनको जा करके ऐसा एक लड़का जा करके बोला, 21-22 साल 23 साल का लड़का जाके बोला कि आप मेरे पिताजी हो। उस नेता को, अच्छा बड़े पोस्ट में ना, बोले आप मेरे पिताजी हो। तो बोले इसको बाहर करे, पागल हो गया, भगा इसको। भगाया उसको मुकुट काट के अच्छे से। समझ आ रहा बात? तो बोला कि आप मेरे पिताजी हो, है ना, यू आर माई फादर। तो बोले यार ये क्या नाटक है यार, तुम कोई भी आके बोलेगा पिताजी हूँ तो मान लूंगा क्या? बोले आपको मानना ही पड़ेगा। तो कोर्ट में केस कर दिया वो कि मेरे पिताजी हैं। समझ आ रहा बात? कोर्ट में केस कर दिए। अब कोर्ट में केस किए तो सीधी सी बात है बेटा, अब ब्लड जांच से तो होना नहीं है पता, क्या करेंगे? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, पैटर्निटी टेस्ट के लिए। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जब करेंगे तो भैया कुछ टिश्यू के सैंपल चाहिए जिसमें डीएनए हो, चाहिए ना? तो अब उसको बोले नेता को कि भैया आपको ब्लड देना पड़ेगा। मैं आपसे अगर पूछूंगा कि ब्लड के कौन से सेल से ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पॉसिबल होगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, बताओ। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट इज अ फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल। आरबीसी में कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं होता, न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है, न्यूक्लियस तो रखना ही मत, तो वो एकदम पेटू हो जाएगा, कॉन्वेक्स। न्यूक्लियस के कारण कॉन्वेक्सिटी आती है सेल में।
नहीं होने का नहीं, तो बाई कॉनकेव है वो, समझा, जेनेटिक मटेरियल उसमें नहीं मिला तो WBC मिलेगा। अब वो बोला मैं नहीं दूंगा ब्लड, जो करना है कर लो। तो एक वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर थे बहुत स्मार्ट थे, जैसे हायर रैंक वाले थोड़ा स्मार्ट ही होते हैं, ऐसा थोड़ी ना किसी भी भर्ती कर लेंगे SP बना देंगे। तो उन्होंने क्या किया, उसके साथ थोड़ा झूमा चल, नहीं चलना पड़ेगा आपको, चलो लैब चलो, ऐसा वैसा। तो वो उसने दिमाग लगाया, उसे बाल को खींच दिया जोर से झूमा चढ़ के कर देगा, जोर से बाल को खींच दिया, तो कुछ हेयर फॉलिकल के साथ में हेयर्स बाहर आ गए, ठीक है। तो जोर से चला, कौन है भाई बाल खींच रहे हैं, अरे सॉरी सॉरी, कोई दिक्कत नहीं आप मत जाओ। तो हेयर सैंपल को रख लिया। अब हो सकता है कि 2 ही हेयर सैंपल में हेयर फॉलिकल हो। अब उस हेयर फॉलिकल में टिश्यू होगा, उस टिश्यू से DNA निकाल लिया गया, समझ आया बात, उस टिश्यू से DNA निकाल लिया गया। अब DNA निकालने के बाद जब DNA फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस चालू करेंगे तो हो सकता है कि वो DNA सैंपल खराब हो जाए, समझ आ रहा है, प्रोसेस के दरमियान हो सकता है खराब हो जाए। अब वापस थोड़ा जाएंगे उसके पास जाकर बाल खींच रहे, समझ आया, पीटेगा वो सबको। बड़े नेता लोग थोड़े से ज्यादा दबंगई करते हैं ना, समझ आ रहा है, ब्लड तो देने से रहा और बाल तो खींच नहीं सकते अब उसके पास, वो तो दूर से ही बात करो बोलेगा समझ आ रहा है। तो इसीलिए क्या करते हैं, अगर लो अमाउंट में हमारे पास DNA सैंपल है तो उसका एम्प्लीफिकेशन कर लेते हैं, वो PCR के थ्रू होता है। इसीलिए DNA फिंगरप्रिंटिंग में एक इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, एम्प्लीफिकेशन थ्रू PCR टेक्निक। समझ आ रहा है बात आप लोगों को। तो जब भी हमारे पास ऐसा हो, तो भाई अगर कोई मर्डर वर्डर हुआ है, एक आध हेयर, एक हेयर अगर मिल गया, ठीक है, सैंपल के रूप में, और उससे लिमिटेड अमाउंट में हमको DNA मिला, और वो एक्सपेरिमेंट के दौरान, मतलब DNA फिंगरप्रिंटिंग के दरमियान खराब हो गया, अब वापस थोड़े ना पेपर में ऐड छपवाएंगे, एक बाल छूटा था वो खराब हो गया, कृपया आप एक आध 2 और छोड़ के जाओ ताकि हम देख सके कौन था कातिल, ऐसा थोड़ी ना करेंगे। तो क्या करेंगे, PCR कर लेंगे, जिससे कि DNA की नंबर ऑफ कॉपीज मिल जाएगी। जितना एक्सपेरिमेंट करना है, जितना खराब करना है करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मशीन में डाले, ठीक है, राहुल गांधी बोलता है ना, आलू डालो सोना निकालो देखो आप लोग, हाँ समझ आया PCR का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों करते हैं, एम्प्लीफिकेशन से क्या फायदा होता है, DNA सैंपल हमारे पास ज्यादा हो जाता है। क्लियर बात। और ये जो मैं कहानी बता रहा हूँ ये सच है, नेता वाला कहानी। हाँ बताया हो क्या, नहीं उसका पिताजी था वो, हाँ क्लेम, हाँ इज फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ DNA। क्या जब मैं फिंगर ये सब पढ़ाता था ना, जब मैं मॉलिक्यूलर बेसिस का मैं कुछ पार्ट को, तो उसमें ये सब मैं पढ़ाता था फिंगर प्रिंटिंग पहले, तो यही सारी चीज़ें ऐसा एक फ्लो में अपन उसको पढ़ाते थे, ऐसा कि ऐसा ऐसा हुआ तो कैसे करेंगे, पैटर्निटी टेस्ट कैसे होगा, ये कहानी, ये वाला कहानी फिर गढ़ा हूँ एक तो, मतलब ये रियल है, तो ऐसा जोड़ने से क्या थोड़ा दिमाग में आ जाता है ना। जैसे अब आपको PCR का एक्चुअल मीनिंग नहीं मालूम, मतलब फुल फॉर्म पता है लेकिन क्यों कर रहे हैं, क्या फ़ायदा है इससे, समझ आ रहा है। तो अब ये कहानी जब मैं बता दिया ना आपको, नींद में भी पूछूंगा तो बता दोगे आप लोग फिर PCR का एक्चुअल यूज क्यों किया जाता है, ठीक है, सारी चीजों। चलो क्लियर है बेटा। तो एम्प्लीफिकेशन ऑफ DNA करते हैं PCR में 3 स्टेप होता है। पहला बोलो डीनेचुरेशन, दूसरा एनीलिंग, तीसरा एक्सटेंशन। अब यहां से ना क्वेश्चन आता है, जब मैं दूंगा तो समझ आएगा आपको, है ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आता है। तो अब देखो बेटा, जब भी हमको DNA की कॉपी करनी है, तो अगर एक DNA की कॉपी हो रही है, जैसे नेचुरली जब एक DNA की कॉपी होती है तो वो कैसे होता है, ध्यान से देखो, एक DNA की जब कॉपी होगी तो कैसे होगी बेटा, कैसे होगा बोलो, अरे भाई नेचुरल सेल में तो पूरा ऐसे अलग अलग नहीं हो जाता, ये पूरा अलग तो होगा नहीं नेचुरल सेल में, समझ आ रहा है। फिर एक इधर आया एक इधर, अब आराम से इधर बन जाए, आराम से इधर DNA बन जाए, 2 DNA बन गया एक से, तो कैसे होता है, छोटा सा सेगमेंट सेपरेट होता है, फॉर्क बनता है, एक DNA फॉर्क बनता है, फिर धीरे धीरे जैसे चैन खुलता है वैसी टाइप का फॉर्क बनता है, समझ आ रहा है बात, और वैसे वो बनते जाता है ना। तो मैं इसको ऐसा बना दे रहा हूँ बस ऐसा, ये एक DNA का स्ट्रैंड बन गया यहाँ पर, तो ये DNA का स्ट्रैंड बन गया, कितना DNA स्ट्रैंड बन गया, पहले एक था अब 2 हो गया,
अब 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, यही प्रोसेस होता है ना। बट हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो भी डीएनए का स्ट्रैंड है उसको पूरा कंप्लीटली सेपरेट करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर ये डीएनए स्ट्रैंड है, ये कोई एक डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है बेटा। तो नेचुरली तो दोनों डीएनए सेपरेट नहीं होते हैं कंप्लीटली, बट आर्टिफिशियली हमको दोनों डीएनए को कंप्लीटली सेपरेट करना पड़ता है। और जब डीएनए को सेपरेट करने की बारी आती है तो टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता है। तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है, हाई टेम्परेचर में डीएनए डीनेचर होता है, थोड़ी देर पहले ही बताया मैं आप लोगों को। तो कितना रखते हैं, 94 डिग्री सेंटीग्रेड, मोर देन 92 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। तो इतना टेम्परेचर जैसे ही रखते हैं तो क्या होगा बताओ, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। दोनों डीएनए के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक हो जाएंगे। क्लियर है बात इतना, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे। अब हमको क्या करना पड़ेगा, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, थायमिन, फॉस्फेट, शुगर, लाइगेस, ये सब डालना पड़ेगा। इससे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस बनेगा। व्हाट इज डीएनए, इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। समझ आ रहा है। तो न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए क्या क्या देना पड़ेगा हमको, न्यूक्लियोटाइड, बेसेस, फॉस्फेट, शुगर, ये 3 चीज देना पड़ेगा। तीनों से एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा। फिर न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर अरेंज होते 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 पूरा डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो हो जाएगा, डीएनए डबल हो जाएगा, डीएनए जुड़ते जाएंगे। जुड़ने के लिए हमको लाइगेस एंजाइम देना पड़ेगा। समझ आ रहा बात। लेकिन जो पॉलीमराइजेशन होता है, न्यूक्लियोटाइड को जो पॉलीमराइजेशन किया जाता है वो कैसे होता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। समझ आया बात। तो जो ह्यूमन डीएनए है फॉर एग्जांपल, इसको जो यूकैरियोटिक सेल है, मैं ह्यूमन नहीं बोलूंगा, यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर बेसिस में। तो जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसके लिए हमको डीएनए पॉलीमरेज की जरूरत होती है। तो जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो हमारे बॉडी में कितने टेम्परेचर तक काम करेगा, 39 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री, इससे ज्यादा नहीं जाने वाला। क्यों, डीएनए पॉलीमरेज इज अ एंजाइम और एंजाइम हाई टेम्परेचर पे काम नहीं करते हैं। तो अगर आपको डीएनए को डबल करना है तो बेटा डीएनए के पॉलीमराइजेशन, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन के लिए डीएनए पॉलीमरेज तो चाहिए। तो अब जैसे ही आप टेम्परेचर 94 रखोगे डीएनए सेपरेट हो जाएगा। अब आप जैसे ही इसमें डीएनए पॉलीमरेज डालोगे, डीएनए पॉलीमरेज डालोगे तो क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, खराब हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। समझ आ रहा बात। डीएनए पॉलीमरेज मर जाएगा, एक प्रकार से एंजाइम की डेथ हो जाएगी, नहीं काम, कोई काम का ही नहीं रह जाएगा। तो फिर आप डबल कॉपी नहीं बना सकते। समझ आ रहा है। चलो यहां तक समझ आया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। डीएनए से डीएनए बनाने के लिए हमको सबसे पहले कुछ प्राइमर डीएनए की जरूरत होती है। अब इनको यहाँ ला लो, डबल स्टैंडर्ड को सिंगल करके यहाँ ला लिए। इधर देखेंगे, ये एक हो गया 5' 3', ये 5', ये 3'। ये नहीं पढ़े हो क्या आप लोग, पढ़ लिए हो ना। ये तो हो गया है क्या मॉलिक्यूलर बेसिस में, नहीं हुआ। चलो तो 5' 3' हो गया। और ये क्या है बेटा, यहाँ पर 5' और ये 3', ये हो गया। चलो तो जब भी हमको डीएनए का पॉलीमराइजेशन करना पड़ेगा हमको कुछ प्राइमर डीएनए का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा कहाँ, यहाँ रखूंगा, इधर रखूंगा 5' एंड पे कि 3' एंड पे, 3' एंड पे, ताकि ये 5' एंड हो और ये 3' एंड। और इधर यहाँ रखना पड़ेगा ऐसा। तो ये क्या चीज है, इट इज प्राइमर डीएनए। प्राइमर डीएनए के बाद, प्राइमर डीएनए हम आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर लेंगे। जिस जो डिजायर्ड डीएनए है ना बेटा, उसकी सीक्वेंसिंग हमको पहले से पता रहती है, वो सारा चीज पहले से डिस्कवर हो चुका है, ठीक है। तो हमको सीक्वेंसिंग पता है, तो हम उस सीक्वेंसिंग के हिसाब से एक प्राइमर, छोटा सा एक डीएनए का सेगमेंट जहां से हम चीजों को चालू कर सके, ठीक है, डीएनए रिप्लिकेशन चालू कर सके, इसको हम आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करेंगे। सिंथेसाइज करके हम यहाँ पर रख देंगे, छोड़ देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ए होगा तो यहाँ टी होगा, यहाँ सी होगा तो यहाँ जी होगा, तो ये जुड़ जाएगा।
समझ आ रहा बात, 3' एंड पे जुड़ जाएगा, इधर 3' एंड पे जुड़ जाएगा। अब हमको क्या करना है इसका पॉलीमराइजेशन, उसी को हम क्या बोलते हैं एक्सटेंशन। अब हमको क्या करना है पॉलीमराइजेशन, उसी प्रोसेस को एक्सटेंशन। तो ध्यान रखना कभी कभी अगर क्वेश्चन में आ गया कि भैया पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए है ना, पीसीआर के कौन से स्टेप को बोला जाता है एक्चुअल में एक्सटेंशन। समझ आया बात, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के लिए हमको एक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। एक्सटेंशन कैसे होगा, एक्सटेंशन तो नहीं होने वाला बेटा। क्यों नहीं होगा एक्सटेंशन, क्यों नहीं होगा? जो डीएनए पॉलीमरेज है वो, जो डीएनए पॉलीमरेज है वो हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट नहीं कर पाता है, उसमें वो जीवित नहीं रह पाता है। तो हम क्या करेंगे, हम फिर से बैक्टीरिया का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोगों को मालूम है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं इस दुनिया में जो लाखों सालों से, जब अर्थ बना था तो अर्थ का टेम्परेचर हाई था, धीरे धीरे कूल डाउन हुआ है। अर्थ भी एक एकदम हॉट गोला था, धीरे धीरे वो टेम्परेचर कूल डाउन हुआ, टेम्परेचर कम हुआ है। तो जब 100 डिग्री से जब टेम्परेचर नीचे आया, अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन 100 डिग्री से टेम्परेचर जब नीचे आया, तो भैया 100 डिग्री से नीचे आएगा तो वाटर वेपर क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा बेटा। 100 डिग्री जैसी टच करता है वाटर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे 100 से नीचे आता है तो वो कंडेंस हो जाता है, और जैसे ही 0 पे पहुंचता है वो क्रिस्टलाइन हो जाता है। स्टेट्स ऑफ मैटर में आप पढ़े होंगे ये सब चीजें, ठीक है, टेम्परेचर का। तो जैसे ही टेम्परेचर 100 से नीचे आया तो टेम्परेचर वाटर क्या हो जाएगा, वाटर वेपर कंडेंस होकर के पूरे अर्थ को फिल कर दिया। अर्थ में पूरा पानी भरा था, गर्म पानी। तो उस गर्म पानी में एक ही ऑर्गेनिज्म नहाता था, बैक्टीरिया। नहाता नहीं था मतलब जीवित रहता था। तो अब ऐसे भी गर्म पानी में नहाते हो क्या आप लोग, ठंड का समय है, कोई है जो एकदम ठंडे पानी में नहाता है, एकदम ठंडा? झूठ मत बोलो, एकदम ठंडा मतलब जो रात को छत में जो पानी ठंडा होके पड़ा हुआ है, आप नहा लेते ठंडे पानी में? हाँ, बहुत बढ़िया। बाकी लोग नहाते ही नहीं है सर। ठंड में कौन नहाएगा? हाँ चलो। हाँ तो अब देखो बेटा, वो जो बैक्टीरिया है ना जो हाई टेम्परेचर में जीवित रहते थे, वो आज भी कुछ जगह पर है। हॉट वाटर स्प्रिंग सुने होंगे, गर्म पानी का जो स्रोत होता है कई जगह, जैसे मनाली नाले जाओगे तो मणिकर्णिका जो है, कभी गए आप लोग मनाली, कोई गया है? हाँ हैंड रेस करो, कौन गया है? आप गए हो मणिकर्णिका, गए हो? वहाँ गर्म नहीं, नहीं गए हो? हाँ वहाँ पर गर्म पानी का स्रोत है बेटा, वहाँ नहाते हैं लोग। गर्म पानी आता है सर, पूल टाइप का, उसको ऐसे घेर दिया गया है, स्विमिंग पूल जैसा, गर्म पानी रहता है, हमेशा गर्म पानी रहता है। और हम लोग खूब डुबक डुबक के वहाँ पर बढ़िया। अब क्या मनाली जाओ तो क्या एक एक दो दो दिन नहाते ही नहीं है? हाँ इतना ठंड में कौन हाँ। तो अब वहाँ गर्म पानी मिला तो बढ़िया, लोगों का मौज रहता है। तो ये हॉट वाटर स्प्रिंग में जो बैक्टीरिया पाया जाता है, सीधी सी बात है, अगर वो गर्म पानी में रह सकता है तो वो रिप्रोड्यूस भी करता होगा। ऐसे थोड़ी ना कि एकदम उसका 1 लाख साल उसका जीवन होगा। तो वो रिप्रोड्यूस भी करता है, अगर वो रिप्रोड्यूस करता है मतलब डीएनए को रेप्लिकेट भी कर रहा होगा, डीएनए रेप्लिकेशन भी कर रहा होगा ना। और डीएनए रेप्लिकेशन कर रहा होगा तो उसके बाद जरूर उसके लिए एंजाइम भी होगा। तो उस बैक्टीरिया को पकड़े, बोले इधर आ, तेरे देखा है एंजाइम बहुत काम का चीज है। तो वो जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो एंजाइम है बैक्टीरिया का, उसको वहां से एक्सट्रैक्ट कर लिए और हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं। सोचो ये जिसने बनाया है ये टेक्निक, क्या सोचा है, मतलब समझ आ रहा है। बायोटेक्नोलॉजी में वैसे भी बैक्टीरिया को मार मार के सब कर रहे थे, उसके बाद ये पीसीआर में भी बैक्टीरिया को पकड़े। समझ आ रहा है। तो एक बैक्टीरिया है जिसको बोलते हैं थर्मस एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया। इस थर्मस एक्वेटिकस जो बैक्टीरिया है, थर्मस से टी लिए, एक्वेटिकस से एक्यू, क्या हो जाएगा, टैक। देन डीएनए पॉलीमरेज से पॉलीमरेज एंजाइम। समझ आ रहा है कैसे नाम आया है इसका, टेक पॉलीमरेज, टी फॉर थर्मस, एक्यू फॉर एक्वेटिकस।
अब ये जो थर्मस एक्वेटिकस है, एक्सटेंशन में हम क्या करते हैं, एक्सटेंशन में हम टेक पॉलीमरेज एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं फॉर एक्सटेंशन ऑफ न्यू डीएनए ऑन टेम्पलेट डीएनए। क्लियर है बात? अब ये धीरे धीरे ये जो एंजाइम है ये पॉलीमराइजेशन करेगा और नया डीएनए सिंथेसाइज कर देगा। क्लियर है बात? आसान है ना? आसान। चलो हाँ, जीन ट्रांसफर। तो हमारा जो मनचाहा जीन है उसको हम क्या करेंगे भैया, जहाँ जहाँ चाहते हैं वहाँ ट्रांसफर करेंगे। सिंपल है, जीन ट्रांसफर है। हाँ, क्लियर है बात? चलो, ये दो टाइप से होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट तो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। बैक्टीरिया और वायरस, रेट्रोवायरस के थ्रू जो भी होता है जीन ट्रांसफर, वो भी इनडायरेक्ट मेथड में आता है। तो डायरेक्ट मेथड में देखेंगे, देखो आप लोग 5 टाइप का मैंने लिखा है इसमें, डायरेक्ट मेथड और वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर, इलेक्ट्रोपोरेशन, केमिकल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, माइक्रो इंजेक्शन, पार्टिकल गन, लाइपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। बहुत सिंपल है, सिंपल सा क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। पहले तो ये पांचों में से कोई एक स्टेप ही पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनडायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर। जैसा क्वेश्चन आएगा तो इनडायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो 3 ऑप्शन डायरेक्ट का होगा, एक ऑप्शन इनडायरेक्ट का होगा। तो ऐसा सिंपल क्वेश्चन आता है। एटलीस्ट आपको ये पांचों का नाम एटलीस्ट पता होना चाहिए। बाकी तो बहुत इजी है। देखो जैसे नेक्स्ट पेज में देखो, पेज नंबर 13 में इलेक्ट्रोपोरेशन। पोरेशन का मतलब समझ आ रहा है? पोर्स बनाना। पोरेशन मतलब पोर्स बनाना, ठीक। तो इट क्रिएट्स ट्रांजिएंट पोर इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट एंट्री ऑफ फॉरेन डीएनए। हम लोगों ने देखा था, वहां पर हम लोगों ने केमिकल का इस्तेमाल किया था, है ना। देन नेक्स्ट केमिकल मीडिएटेड जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या कर रहे हैं? पीजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन पे पोर्स क्रिएट होंगे, जिससे जेनेटिक मटेरियल का अपटेक होगा। हम लोग देखे थे प्लाज्मिड अपटेक होता है, ठीक। देन माइक्रो इंजेक्शन क्या है, हम लोगों ने उसमें देखा था, चलो बताओ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कौन सा टेक्निक था? ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। बस वही माइक्रो इंजेक्शन माइक्रोपिपेट के द्वारा किया जाता है, बता चुका हूं मैं आप लोगों को। तो उसमें इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन इनटू प्लांट और एनिमल सेल यूजिंग माइक्रोपिपेट और ग्लास नीडल। वहां पर हम स्पर्म का न्यूक्लियस डाल रहे थे, या स्पर्म डाल रहे थे, मतलब वो भी तो स्पर्म में होता ही क्या है, न्यूक्लियस ही तो मेन होता है, ठीक है। यहाँ पर हम जेनेटिक मटेरियल डाल रहे हैं। देन नेक्स्ट पार्टिकल गन और बैलिस्टिक गन क्या होगा बेटा? गन है तो भैया शूट भी करेंगे, ध्यान रखना, ऐसा ध्यान रखना। गन है तो खाली रखने के लिए थोड़ी ना, शूट करने के। इसीलिए तो अमेरिका में क्या होता है, गन रखते हैं, ठीक है, शूट भी करते रहते हैं लोग। वहाँ लाइसेंस इजीली मिल जाता है ना, यहाँ तो लाइसेंस नहीं मिलता है। मतलब मिल जाएगा, दुनिया भर का सवाल पूछेंगे, है ना। आप में से किसी घर में है क्या लाइसेंस वाला? मेरे ससुराल में है, रखे रहते हैं, हाँ रखे रहते हैं वो लोग, हैं चलाया नहीं भाई, हिसाब देना पड़ता है ना। कभी कभी चुनाव के समय में जितने भी लाइसेंसी गन होते हैं उसको थाने में जमा करना पड़ता है, समझ आ रहा है। तो जितनी गोलियां उनको मिली रहती हैं वो सारा गोली भी जमा करना पड़ता है। ऐसा थोड़ी ना कि चिड़िया मार दिए 5 ठो गोली का, उसके बाद फिर पुलिस जब पूछेगी कि 5 गोली कहाँ गायब हो गए, चिड़िया मारे हैं, ठीक है, फिर बोलेंगे वो चिड़िया को लेके आओ, बोलेंगे उसमें वो गोली को देखेंगे वो है कि नहीं, फिर कैसे करोगे? फिर उसके बाद कार्रवाई हो जाती है कभी कभी, समझ आ रहा है। और अगर कुछ ऐसा कुछ हो गया कांड वांड, समझ आ रहा है, तो सबसे पहले आप ही को बुलाएंगे कि हो सकता है इसी गन से चला हुआ हो। तो ये बहुत बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होता है। ऐसा थोड़ी ना है कि खेल खेल में निशाना, पापा चलो निशाना वाला एक बार देखेंगे, थोड़ा खेल लेते हैं। तो भैया वो चिड़िया मारने वाला ला लो, उससे निशाना साधो ना। तो पार्टिकल गन और बैलिस्टिक जो मेथड होता है उसमें क्या करते हैं, गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल में जेनेटिक मटेरियल को, हाँ,
मतलब उसमें टाई करके सीधा शूट कर देते हैं सेल में, जाए तो जाए, ऐसा टाइप। पड़ गया तो बढ़िया है। जैसे अब मेला ठेले में देखे हो ना आप लोग, जो बंदूक रहते हैं वो गुब्बारा फोड़ने वाला, मेरे को बहुत पसंद है, एकदम बढ़िया। नहीं, मैं ज़्यादा का नहीं करता हूँ, 40-50 रुपए का ही बस। हाँ, वो क्या, मैं जाता हूँ तो मेरा बेटा पापा निशाना लगाएंगे, ठीक है, मेरे को डर लगता है, किसी किसी दूसरे साइड मत लगा दे करके, मैं पकड़े रहता हूँ। अरे ऐसे करते करते, ऐसे करते करते पापा लगाओ, मार दिया, पता पड़ा दूसरे को मार लग गया। भाई खतरनाक होता है ना, और छर्रा होता है, ये भी घुस जाएगा, तो बहुत बहुत डेंजर चीज है ये। कई कई हुआ है ना वारदात ऐसा, कभी ऐसे करते करते अचानक से ध्यान हट गया और ऐसे किसी को पड़ गया, ऐसा हुआ है कई बार, मुंडी उंडी फूट जाती, कई बार ऐसा लग जाता है, आंख आंख में लग गया तो गया बेटा। तो उसके पास नहीं रहना चाहिए ज्यादा, समझ आ रहा है। और वो एक रिंग वाला आता है ना, बेवकूफ बनाते जो लोग, साबुन फंसेगा, पता पड़ा वो सब नकली साबुन लक्स रहता है, समझ आता है दूर से ही, नकली लक्स, हाँ, डिटॉल नकली, सब वही रहता है, और वो लकड़ी के ऊपर रहता है, और वो ऐसा फेंकते हैं, किसी को नहीं फंसते हुए देखा हूं आज तक, नहीं फंसते हुए देखे ना, किसी का फंसा है क्या? नहीं फंसा है आपका? जब वो लोग दूसरे को देते हैं ना, तो अंदर घुस के ना से डाल दिया कर। मैं मेला, चलो बढ़ाओ नंबर, बढ़ाओ भाई, जोर लगा दो। देखो एक ही चीज याद रखना, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, इट इज डिफरेंट थिंग। आपकी मेहनत 100% होनी चाहिए, पूरा जोर लगा दो। होगा नहीं होगा, कई बार वो हमारे 0.1% लक पे भी डिपेंड करता है, बट 99.9% तो जो हार्डवर्क है वो आपका 100% होना चाहिए। और मैंने देखा है बेटा, हार्डवर्क जिसने किया है साल भर ना, जी जान लगा के एकदम मर मर के जो पढ़ा है, चीज़ों सेक्रीफाइस किया है, ठीक है, कोशिश किया है, मार्क्स बढ़ाने की कोशिश किया है, मेहनत करके आगे बढ़ने की, ठीक है, रैंक ऊपर लाने की, नंबर बढ़ाने की, हर टेस्ट में साला 2 नंबर बढ़ेगा लेकिन बढ़ाऊंगा मैं, कम नहीं करने दूंगा। तो ये जो कोशिश करने वाले हैं ना, जब साल भर यही प्रोसेस अपनाते हैं ना, मैंने देखा है 99.9% लोगों का सिलेक्शन होता ही है, होता ही है ना। तो अपना कोशिश को 100% रखो, बाद में ना पछतावा नहीं होना चाहिए। एक ही चीज याद है ना, पछतावा जो होता है ना बेटा, वो इस साल का पछतावा आपको पूरा जीवन भर वो पछतावा होता रहेगा कि काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश मैंने वैसा ना किया होता, काश मैं सारा समय को यूटिलाइज करके पढ़ाई कर लिया होता तो मैं आज कुछ और होता या और होती। ये पछतावा आपको नहीं होना चाहिए जीवन में, भले सिलेक्शन हो या ना हो, मैंने बोला ना वो दूसरी चीज है। पछतावा नहीं होना चाहिए कि शायद ऐसा करने से हो जाता, शायद ऐसा नहीं करने से हो जाता। तो जो नहीं करना चाहिए उसको नहीं करना है इस साल, और जो करना चाहिए वही करना है। सिलेक्शन नहीं भी होता है तो आप सेटिस्फाई रहोगे कि मैंने अपना 100% दिया, और ऐसा करने वाले पछताते नहीं है, मैं बता दूं, ऐसा करने वाले पछताते नहीं है, ना ही पीछे मुड़ के देखते हैं, लाइफ में कहीं ना कहीं तो आगे बढ़ते हैं। आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना बेटा, जो टफ होता है, वो एक्चुअल में आपको इंसान बनाता है, आगे के लिए प्रिपेयर करता है। इसमें नहीं तो किसी और में आप जरूर सक्सेसफुल होगे, लेकिन आप एक बार 100% डेडिकेटेड होकर के तो देखो। तो ये जो आप सीख के जाओगे ना इस साल, जो आप मेहनत करोगे, वो आगे आपके हर एक सक्सेस का दरवाजा खोल देगा। वो मेडिकल फील्ड नहीं तो किसी और फील्ड में सक्सेस का दरवाजा 100% खोलेगा, क्योंकि आप एक प्रोसेस सीख जाते हो मेहनत करने का, डेडिकेशन का, डिटर्मिनेशन का, सेक्रीफाइस। ये आप चीज सीखते हो एक साल में ड्यूरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम। स्पीड, है ना, हर एक कंडीशन में कैसे अपने आप को सही रखना है, ये जो चीज इस साल सीखोगे वो आपके हर सक्सेस के दरवाजे को खोलेगा। नॉट ओनली मेडिकल फील्ड, किसी भी सक्सेस के दरवाजे को खोलेगा, जिस फील्ड में भी आप रहोगे। बट ऐसा करने पे आपको तो बेटा आप जो चाहोगे तो मिलना तय है ना। तो 100% दो, और फिर देखो क्या होता है। आप अंदर से फील करने लगोगे कि मेरा तो हो गया सिलेक्शन, ऐसा लगने लगता है। जब सिलेबस खत्म होगा जनवरी फरवरी तक के, मार्च अप्रैल तक ना बेटा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जो मेहनत अभी से कर रहा है ना, जो साल भर जो सही तरीके से मेहनत किया है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप अपने जीवन में पहले इससे पहले
कभी उस चीज को फील नहीं किए होगे। क्या फील नहीं किए होगे? इस साल मेरा हो जाएगा। ये जो सेटिस्फेक्शन है ना, वो आपको साल के एंड में तभी आएगा जब आपका सारा चीज क्लियर रहेगा, आपने मेहनत किया होगा। ठीक है, जैसे मई में एग्जाम है तो अप्रैल में आपको मालूम चल जाएगा कि मैं तो एंट्री ले रहा हूँ, बाकी का मुझे पता नहीं है, मेरी तो एंट्री होने वाली है इस साल, मैं तो भैया सिलेक्शन मेरा लेके रहूंगा मैं। ये कॉन्फिडेंस आपको एग्जाम में भी दिखेगा। फिर 3 घंटे के एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, मैं बना लूंगा, फिर आप डरोगे नहीं। वो 1 महीना जो होता है ना अप्रैल, जिसमें हाथ पांव फूलना चालू हो जाता है लोगों का, क्या करूं कैसे करूं, समेटना कैसे है। अभी कई लोग जो मेजर टेस्ट में अच्छा नहीं ला पाते, उसका सबसे बड़ा रीजन है चीजों को समेट नहीं पाते हैं, रिवाइज नहीं कर पाते हैं, ये सबसे बड़ा रीजन है। तो आप लोग अभी सीखना चालू करो हर मेजर टेस्ट में कि समेटे कैसे, शॉर्ट नोट्स कैसे रेडी करें। अभी से ही होना चाहिए, मैं तो शुरुआत से बोल रहा हूँ साल के, समझ आ रहा है? तो प्रोसेस को फॉलो करो। क्या प्रोसेस? क्लास, होम, होमवर्क जो होना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट, बस इसी को रिपीट करते जाओ, इसी को रिपीट करते जाओ। ये प्रोसेस आपको ना बेटा इतनी मेहनत करना सिखा देगा, समझ आ रहा है, जूझना सिखा देगा। अभी जैसे टेस्ट के समय भी आपका क्लास लग रहा है, टेस्ट के समय क्लास लग रहा है आपका, है ना? कभी टेस्ट के पहले, टेस्ट के बाद, आपके शरीर को और आपके दिमाग को हर कंडीशन में एग्जाम में बेटर परफॉर्म करने के लिए आना चाहिए। मे भी आपकी तबीयत खराब हो जाए, मे भी कुछ ऐसा कंडीशन आ जाए कि आप इरिटेट हो गए हो एग्जाम वाले दिन, मे भी आप बहुत थक गए हो, रात को नींद नहीं आई, तो आप वो 3 घंटे कैसे करोगे? 3 घंटे में परफॉर्म कैसे करोगे? तो आपका शरीर, आपका दिमाग एवर रेडी होना चाहिए तो 3 घंटे को फेस करने के लिए, अभी से उसके लिए प्रिपरेशन होना चाहिए। समझ आ रहा है? हाँ, सिलेबस कंप्लीट होगा जल्दी, वो अलग बात है, बट आपको आना चाहिए ऐसा। तो ऐसा नहीं सोचना है कि अरे क्लास नहीं आएंगे सीधा टेस्ट में जाएंगे। आप अगर हफ्ते भर नहीं पढ़े हो तो लास्ट के 2 घंटे में भी आप नहीं पढ़ सकते, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जो होता है शुरू में होता है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्या देखेंगे इसमें? लाइपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। इसमें क्या होगा बेटा कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसको लिपिड बैग में जो डाल देते हैं, उसको फ्यूज कर देते हैं। हाँ, तो इन दिस मेथड डीएनए इंक्लूसिव विद लिपिड बैग, दिस लिपिड बैग फ्यूज विद प्रोटोप्लास्ट, जैसे फ्यूज होगा ये बस्ट होगा और सेल के अंदर इसकी एंट्री हो जाएगी। तो जो जो दिया हुआ है सिंपल वही आता है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ घुमाव फिराव वाला चीज नहीं है। बस आपको क्या याद रखना है? स्टेप्स ध्यान रखना है। ठीक है, कंप्लीट हो गया। तो एक टॉपिक बचा है, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। चलो, हाँ, थैंक यू वेरी मच।